Okay, now we can start. I believe everybody is able to hear me and see me. So first things first. Good evening, everyone. First things first. Do you have any conceptual question? Informational questions can be a number of questions, but I'm asking you, do you have anything which is conceptually haunting you and you are not able to come to terms with that concept? कोई ऐसा concept, ऐसे कोशिश यही रहती है कि कुछ नहीं बचे, लेकिन we can never be too sure, isn't it? आपके मन में कोई ऐसा प्रश्न है तो अभी भी बता सकते हैं, मतलब बजट से संबंधित, और बहुत ज्यादा डेप्थ में तो हम गए ही नहीं है, उन्हें उसकी जरूरत है, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत हमने पढ़ा सीखा उसमें कोई ऐसी कठिन चीज तो लगी नहीं होगी, आई होप. और अगर ऐसा है तो वी कैन गो अहेड. I'll wait for some responses and give honest feedback. Please understand one thing very clearly. अगर कभी ऐसा हो कि मैं कुछ पढ़ा रहा हूं और उसमें कोई कमी रह जाए, चाहे वो फैक्चुअल मिस्टेक हो, चाहे कंसेप्चुअल, जनरली कंसेप्चुअल मिस्टेक होती नहीं है. मैं कोशिश करता हूं कि मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले कर लेता हूं पहले ही, और बहुत कुछ, लेकिन समय की सीमा रहती है हम लोगों के साथ. फुल टाइम टीचर नहीं हो पा रहे हैं, तो समय की सीमा के कारण हो सकता है कई बार कोई कमी रह जाए या गलती रह जाए, और उस पर अगर आप मेरा सम्मान करके या लिहाज करके, आप में से कुछ जो भी थोड़ा बहुत इकोनॉमी अच्छे से पढ़े हुए हैं, उनको ये गलती पता चल जाती है कि यहाँ ये गड़बड़ हो गई है, या यहाँ सर ने ये चीज नहीं बताई जो बतानी चाहिए थी, और वो अगर आप एज ए फीडबैक मुझे लिहाज करके या सम्मान करके नहीं बताते हैं, तो मैं आपसे मित्रता निभा रहा हूं, लेकिन फिर आप मुझसे शत्रुता निभा रहे हैं. मैं इसको ऐसे देखता हूं, इस बात को आप लोग समझ लीजिए. किसी को अगर पता चलता है कि मुझसे ये गलती हो गई है और वो नहीं बता रहा है लिहाज में या सम्मान करके, आदर में, तो ये मुझसे इससे बड़ा चीटिंग आप नहीं कर सकते हैं. ये सबसे बड़ी चीटिंग. आप तुरंत मुझे बताइए, सुधारिए. आप बिल्कुल ही चिंता न करिए कि जो है सर को बुरा लगेगा या ऐसा. ये सब पे बुरा नहीं लगता मुझे, ठीक है. आप इनसे सब चीजों से जिसको बुरा लगे, फिर तो भगवान ही मालिक है उसका. So if you ever come across anything that should have been something else, but I have taken it otherwise, then it is your duty to report to me. अगर आप बहुत ज्यादा शर्म कर रहे हैं तो आप इंडिविजुअली मुझे मैसेज कर दीजिए कि सर ये गलती हो गई आपसे, वरना आप ग्रुप में बोलिए. ग्रुप में इसलिए मैं बुलवाना चाहता हूँ कि उस सब लोगों के साथ गड़बड़ी हो जाएगी ना मेरी तरफ से, तो आप मेरी इससे बड़ी हेल्प नहीं कर सकते हैं. आप मुझे हेल्प करना चाहें तो ये सबसे बड़ी हेल्प है कि पॉइंट आउट माय मिस्टेक्स कि सर आपसे यहाँ गलती हो गई, क्योंकि आप भाई करेंसी में बने हुए हैं, आप जो है साल 2 साल 3 साल से सब तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता कॉम्प्रिहेंसिव होने में. फिर भी मैं ट्राई करता रहता हूँ कि जो है गलती नहीं हो, लेकिन ऐसा कुछ होगा तो बिल्कुल संकोच मत करना. इस सब मामले में मैं नाराज इस पे होऊंगा, इस पे नहीं नाराज होंगे कभी भी. बुरा इस पे लगेगा कि भाई जो है हम ट्राई कर रहे हैं, कुछ कनेक्शन नहीं बैठ रहा है, तब तक लोग उधर से मैसेज जो है एकदम रेले हुए हैं, अरे सर लिंक भेजिए. इन छोटी छोटी चीजों पर ही बस नाराज होता हूं मैं, बाकी कुछ नहीं. चिंता नहीं करिएगा, कोई और फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं है. सो हम लोग जो है चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और कल की चीज जो छोड़ी थी हमने, वहां से शुरुआत करते हैं. ये है आपका स्क्रीन दिखने लगा होगा, मैं उम्मीद करता हूं. यू मस्ट बी एबल टू सी द स्क्रीन नाउ. एंड वी वर एट पब्लिक फाइनेंसेस के तो कई वर्जन दिख रहे हैं, 2 तो दिख ही रहे हैं. कौन सा होगा इसमें, यही पीडीएफ वाला देखते हैं करके. कैसे पता लगेगा ये लेटेस्ट वाला है कि नहीं है? लेट मी सी, जस्ट गिव मी अ मिनट. लेटेस्ट वाले में मैंने क्या करेक्शन किया था? यही है, आई थिंक यही है. इसमें स्क्रीनशॉट होना चाहिए, राइट साइड में है. ओके, so we are on the right version. Now let us open it in the correct software so that we can start writing on it. Microsoft Edge. Here we are. So बहुत ज्यादा रिवीजन में टाइम आज आपका नहीं बर्बाद कराऊंगा, आप सब जान चुके हैं. बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग सी प्रोसेस थी. कुछ बहुत फाइन पॉइंट्स थे जो प्री टाइप के थे, वो भी हमने डिस्कस कर लिए थे. आपको ध्यान होगा कि भाई कोई पूछे कि कितने दिन में पास होना होता है, 75 दिन में कहाँ लिखा है, 75 दिन में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है या एक्ट में लिखा है ना, इस तरह की बातें भी हमने कर ली हैं.
तो अब आप इसी नजरिए से बाकी चीजों को भी पढ़ लीजिएगा कि कोई फंसाना चाहे पार्लियामेंट्री प्रोसेस, जो बजट की पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, उसमें अगर कोई आपको फंसाना चाहे इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन पे, तो फंसा नहीं सके, और आपको जो है वो क्लैरिटी होनी चाहिए। ऑलराइट, ये स्क्रीनशॉट जानबूझ के डाला गया है ताकि आप उसे देख सकें। तो हम सीधे आ गए, वो हाइपरलिंक उसमें है पीडीएफ में। मैं आपको दिखाना चाहता था, यू शुड बी एबल टू सी एग्जैक्टली हाउ, कम से कम एक बार, ठीक है, 6 महीने में, 3 महीने में, चलो 3 महीने में एक बार इस वेबसाइट पर जाने जैसा है, बजट वाले वेबसाइट पे। तो 3 महीने में एक बार चले जाया करिए, देख लिया करिए भाई। और कुछ ऐसी वेबसाइट्स का लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, उसको आप उस पर नजर डालते रहिए, अच्छा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। बजट एट ग्लांस देखिए, ठीक है, बहुत सारी इसमें डॉक्यूमेंट्स दिए। मैं पढ़ने को नहीं कर रहा हूँ, बस जनरली देखते रहिए, आपको आइडिया होना चाहिए। कई बार सवाल इस तरह से उठ जाते हैं, जो भी फर्स्ट पेज हो किसी भी अच्छी वेबसाइट का, जो मैं आपको बताऊंगा, उस फर्स्ट पेज को निहारते रहिए, देखते रहिए, बार बार उसे समझते रहिए, ठीक है। की टू बजट डॉक्यूमेंट कभी कभी देख लीजिए, की टू बजट डॉक्यूमेंट कैसे दिखता है, कौन निकालता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बजट डिवीजन, अच्छा ओके। इस तरह से भी थोड़ा सा सतर्क आपको रहना चाहिए, तो बढ़िया रहेगा। जैसे ये वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, याद आया ना आपको, इतना सारा बात हमने किया था ना कि एफआरबीएम के तहत भी कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने होते हैं ना पार्लियामेंट के सामने। तो देखें इनमें से, ये देखो, जैसे एक तो चलो सैंपल के तौर पर देख भी लेते हैं कि एक्चुअली दिखता कैसे है। ये ऐसे दिखता है, ओवरव्यू ऑफ द इकोनॉमी हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ, प्राइसेस, सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंसेस, मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, एक्सटर्नल सेक्टर, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग सेक्टर, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, समझे आप। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का एक डॉक्यूमेंट हो गया, जो कि एफआरबीएम के तहत पार्लियामेंट में रखना होता है। अब हम ये क्यों बता रहे हैं कि इसको पूरा रट डालो, नहीं, ये याद करने या रटने की जरूरत नहीं है, आपको इसलिए बता रहा हूं। मैं इसको चाहोगे तो आप, तो मैं अंडरलाइन करके दे दूंगा इंपॉर्टेंट। लेकिन why this document is important for you, because if you go through these documents which are government publications, you can find no better place to understand how government thinks about our economy. ये उनके डॉक्यूमेंट्स है, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं, इससे बढ़िया क्या जगह हो सकती है। इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क हो गया, इन्हीं से तो पता चलता है कि सरकार इकोनॉमी को किस तरह से देखती है। और सरकार का व्यू जानना बहुत जरूरी है एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। फिर इसमें बहुत सारे आपको अच्छे कीवर्ड्स मिल जाएंगे, जो घूम घुमा के आपको परेशान करने के लिए पूछे जा सकते हैं। तो बहुत एडवांटेजेस होते हैं। कितने पन्ने का है देखिए ना, कई ठो पेज है टोटल, 2 3 4 7 पेज है। 7 में ही तो हम कहते ही नहीं कि आप इसे रटिए, कोई जरूरत ही नहीं। 6 पेज है, 6 पेज एक बार पढ़ लिया, 3 महीने में फिर एक बार पढ़ लिया, 3 महीने में ऐसे क्वार्टरली एक बार देख लीजिए। दैट विल गिव यू लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव, एज वी कॉल इट, ओके। पर्सपेक्टिव आपको मिलता है, दृष्टिकोण मिलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मेमोरेंडम पढ़ने की जरूरत नहीं है, फाइनेंस बिल पढ़ने की जरूरत नहीं, समझे। अच्छा ये भी है, आज एडी से बात हो रहा था, आदित्य से, ऑफिस में, तो हम लोग सोच रहे थे कि अगर संभव हुआ ना, तो अब की जब बजट सेशन जो होगा ना, बजट जब आएगा, अभी आने ही वाला है फरवरी में, तो जब बजट आएगा या इकोनॉमिक सर्वे आएगा, तो उसका एक मैराथन क्लास कर दिया जाएगा, ठीक है। एक मैराथन क्लास कर देंगे उसकी, और सेम डे जितने भी इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, उनके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, क्या एंगल्स हैं, इम्प्लीकेशंस हैं, वो उसी दिन समझा समझो के खत्म कर देंगे, दोबारा फिर पढ़ना ना पड़ा बजट बाद में। इस तरह की कोशिश रहेगी। तो वी विल सी, आई विल ट्राई माई बेस्ट दैट इट कैन बी अरेंज ऑन दैट डे, ऑन द सेम डे। जैसे जैसे बजट की प्रोपोजिशन आते जाएंगे, हम उसे डिस्कस करते जाएंगे। लेट अस सी इफ वी कैन डू दैट। तो इसको एक बार देख लीजिएगा, ये बढ़िया चीज है, ठीक है। वापस आ जाएंगे हम अपने डॉक्यूमेंट पर। अब ये वाला पेज अगले 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी आप जानते हैं। देखिए, बजट प्रूडेंस की जो बात होती है कि बजट में जो सतर्कता, जो सावधानी, समझदारी जो दिखाई जाती है, वो क्या रही है हमेशा से। इंडिया के ही पर्सपेक्टिव नहीं, पूरे वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में बजट की प्रूडेंस जिसे कहा जाता है, वो क्या रही है, समझदारी क्या रही है। कि भाई सरकार के हाथ में, अगर सरकार को इकोनॉमी में कोई रोल प्ले करना भी है, तो सरकार जो है, सरकार के हाथ में क्या चीज है। सरकार का खुद का तो कोई ऐसा वो जनरेशन होता नहीं, रेवेन्यू का सोर्स, जो सोर्स होता है वो इकोनॉमी से ही उठाना है और इकोनॉमी में ही लगा देना, यही है ना, कुल मिलाकर बात तो यही है। तो इसलिए कहा जाता है कि, जस्ट मिनट, देयर इज समथिंग रॉन्ग, आ गया, कि भाई बजट की जो प्रूडेंस है वो ये रही है कि अगर आपको रेवेन्यू इकट्ठा करना है,
तो बोरो अ लिटिल एंड टैक्स अ लिटिल, ठीक है। थोड़ा बहुत टैक्स से पैसा रेज कर लीजिए और थोड़ा बहुत बोरोइंग से पैसा रेज कर लीजिए, लेकिन कब के लिए? बाकी इकोनॉमी को अपने हिसाब से चलते रहने दीजिए। जब कभी कोई वार जैसी एक्सीजेंसी आ जाए, कोई कलामिटी आ जाए, ऐसी सिचुएशन के लिए आप बोरो कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा टैक्स कर लीजिए और उस सिचुएशन को किसी तरह से मैनेज कर लीजिए। ये बजट की प्रूडेंस रही है और यही होता भी है, हमेशा से यही होना भी चाहिए, isn't it? इस बात का जो है वो नहीं था। हमारे जो जो भी समझदारी थी हमारी बजट के रिलेटेड, मानव जाति की या अर्थव्यवस्था की जो समझ थी, वो ये नहीं थी कभी भी कि पूरा टाइम यही करते रहो। नो, दैट वाज नॉट द केस। Only in the case of specific economic exigencies or social economic exigencies, it was okay for the government to borrow a little bit and then tax a little bit and somehow then mitigate that particular problem. Okay, that's the budget prudence. But what happened? What happened, as we all know, that there were certain ideas which were imported in the times of crisis, and that crisis was what? The Great Depression. उस ग्रेट डिप्रेशन के समय में इन चीजों ने बल पकड़ना शुरू किया। किन चीजों ने बल पकड़ना शुरू किया? एक नए आइडिया ने शुरू किया कि नहीं नहीं, इट इज ओके फॉर द गवर्नमेंट, ऐसा कुछ नहीं, आप इसको गलत ऐसे क्यों देख रहे हैं? खाली इमरजेंसी सिचुएशंस की बात नहीं है। इट इज ओके फॉर द गवर्नमेंट टू स्पेंड एज अ वेलफेयर स्टेट, एक वेलफेयर स्टेट के तौर पे सामान्य समय में भी, सिर्फ जो है आकस्मिकताओं में नहीं, सामान्य समय में भी इट इज ओके फॉर द गवर्नमेंट टू स्पेंड। ये एक कॉन्सेप्ट आ गया। तो अब इसको डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज ने अपने अपने संदर्भ में अलग अलग तरीके से लिया। आप देखिए ना क्या हुआ। जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उनके लिए ये आइडिया क्यों इतना चार्मिंग था, ये इतना क्यों लुभावना था? इसलिए लुभावना था क्योंकि वो इसको दूसरे तरीके से देखते थे। वो इसको आइडियोलॉजिकल आधार पर देखते थे। वो ऐसे देखते थे कि ये थोड़ा बहुत जो है ना, थोड़ा बहुत टैक्स रेज करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत जो है वो बोरो करना पड़ेगा, अपन सह लेंगे, लेकिन एक वेलफेयर स्टेट के तौर पर जो कीन्स वाले आइडियाज हैं वो जारी रखते हैं, सामान्य स्थितियों के लिए भी जारी रखते हैं, ताकि इससे छुटकारा पाया जा सके। ऐसा ना हो कि कहीं कम्युनिज्म का आइडिया हावी हो जाए। तो डेवलप्ड इकोनॉमीज का जो इंसेंटिव था, जो उनका मोटिव था इस आइडिया को जो है जल्दी से एक्सेप्ट और अडॉप्ट करने के लिए, वो तो ये था। तो अब सवाल है कि जो डेवलपिंग इकोनॉमी थी उनका क्या? तो कहा गया कि भाई उनका ये, डेवलपिंग इकोनॉमीज ने इसको दूसरे तरीके से देखा। उन्होंने कहा कि देखो भाई, हम लोग तो ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं, और ग्रोइंग इकोनॉमीज में अगर डेमोक्रेटिकली ग्रोथ को जो है सस्टेन करना है तो इट इज जस्टिफाइड एज अ कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के कॉस्ट के तौर पे इट इज ओके फॉर द स्टेट टू बेयर द बर्डन एंड देन लीड द इंजन ऑफ ग्रोथ। ऑलराइट, तो इसको इन्होंने इसलिए अपना लिया, इन्होंने इसलिए अपनाया, इन्होंने इसलिए अपनाया, फाइन। और इंडिया के पर्सपेक्टिव में फिर स्पेशली क्या हुआ, क्योंकि हम तब तक अपने आप को इस आइडिया से कमिट कर चुके थे। 1955 में इस आइडिया को कमिट कर चुके थे कि वी आर गोइंग टू बी द मेजर एंड डोमिनेंट प्लेयर्स इन द ग्रोथ स्टोरी ऑफ द नेशन, द स्टेट हैज टू लीड द ब्रिगेड। क्योंकि ये बात हम कमिट कर चुके थे, इसलिए चाहे चाहे न चाहे ये चीज हमारे साथ होनी ही थी। तो वो आइडिया ऐसे इस प्रकार डेवलपिंग इकोनॉमीज और विशेषकर भारत के साथ आराम से चिपक गया और फिर वो चलता ही रहा। तो क्या उसमें कुछ गड़बड़ था? क्या कुछ गलत बात थी? बिल्कुल नहीं। इसको गलत तरीके से ना लीजिएगा, है ना। ये नहीं है, नहीं तो ऐसे में नंबर नहीं मिलेगा इस तरह के जब पूछे जाएंगे तो। बिल्कुल नहीं, हम ये नहीं कहते कि वो गलत था। इट इज एब्सोल्युटली गुड एज एन इनिशियल मूव। एक प्रारंभिक कदम के तौर पे, प्राथमिक कदम के तौर पे ये एक बहुत अच्छा आइडिया था। इट वाज अ वेरी गुड मूव। बट इसका जो एडॉप्शन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में किया गया, जो एडॉप्ट किया गया और उसको जो जारी रखा गया, वो करते समय हमको कस्टमाइजेशन की जरूरत थी। यानी हमारी जो समस्याएं हैं, हमारी जो मूलभूत परिवेश हमारा जो है, उसके अनुसार उसको थोड़ा सा फाइन ट्यून करने की जरूरत थी, ये माना जाता है। ठीक है, कुल मिलाकर यही आइडिया है बजट के प्रूडेंस से रिलेटेड कि कैसे गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो है वो जस्टिफाई होने लगी। और बहुत समय तक ये चलता ही रहा, जब तक कि फिर से फैसला नहीं लिया गया कि भाई ज्यादातर चीजों को देखो ऐसा करो कि मार्केट के हवाले छोड़ दो। अब 1991 के बाद फिर से फैसला लिया गया कि इट इज ओके जिन चीजों में नहीं पढ़ना है, ठीक है, जिन चीजों में सरकार को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के समय चलो छोड़ दो। स्पेसिफिकली उसमें नहीं जाते हैं, लेकिन बता रहे हैं कि ऐसा भी है कि गवर्नमेंट ने जो है वो
गवर्नमेंट ब्रेड मेकिंग इंडस्ट्री में भी था, भारत की सरकार जो है वो ब्रेड भी बनाती थी, ठीक है, फाइन। तो थोड़ी सी वो कहते हैं कि जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि थोड़ी सी समझदारी इतनी जरूर होनी चाहिए कि किस फील्ड में हमें उतरना है और किस फील्ड में नहीं उतरना है। जिसमें नहीं उतरना है उसमें फिर उसको प्राइवेट सेक्टर के सहारे छोड़ दीजिए, आपको कहीं ना कहीं एक लाइन ड्रॉप करनी पड़ेगी, एंड देन यू हैव टू बी कंटेंट विद इट। हर चीज आप अपने ऊपर नहीं ले सकते। इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए कि क्या बजट जो है वो, क्योंकि अब आप जानते हैं कि बजट का अपना महत्व है और वो भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपना प्रभाव छोड़ता है, तो उस रिस्पेक्ट में विकिपीडिया से एक अच्छा वो मिला और उसके ऊपर मैंने ये, मुझे जो लगे वो कुछ चिपका दिए हैं। देखिए ये दरअसल आज आज तक नहीं, 2017 तक का डेटा था। ये देखिए 2017 तक का जो डेटा था, तो 2017 तक जितने भी बजट प्रेजेंट किए गए हैं उनका ये एक अच्छी सी एक उनका सारांश है, ये कुछ एक अच्छा सा, ठीक है। तो उस सारांश में देखिए पहला हो गया जे षणमुगम चेट्टी साहब का हो गया, ठीक है, फिर जॉन मथाई साहब का हो गया, देशमुख साहब का बजट हो गया, एक बार दो बार वाला हो गए, फिर नेहरू जी का खुद का बजट, खुद उन्होंने जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हम करेंगे टीटी के, फिर नेहरू जी, मोरारजी देसाई, टीटी के, ऐसे करते हुए जितने भी बजट आए हैं, जितने भी बजट प्रेजेंट किए गए हैं अलग अलग साल में, ये देखिए साल नीचे दिया हुआ, ऐसे ऐसे जर्नी जो है वो बढ़ती गई है और इनका जो है एक लेखा जोखा दिया है। मुख्य मुख्य जो बजट है, मुख्य का अर्थ यह नहीं कि अच्छे ही, मुख्य का प्रमुख का अर्थ यह है कि जिन्होंने कुछ ना कुछ उलट पलट किया। अब वो अच्छा था कि बुरा था, ये तो अब बैठ के हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, अब हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं। उस समय के लिए ये टर्म्स मैं नहीं यूज करूंगा, उस समय जो किया वो ये था। सबसे पहला नोटेबल बजट जो माना जाता है वो है 1957 का जो है बजट, टीटी कृष्णमाचारी साहब ने जो प्रेजेंट किया था वो बजट माना जाता है। वही तो आप तो जानते ही हैं कि 1955 में ही तो ये कमांडिंग हाइट्स वाला सारा कॉन्सेप्ट आया था। तो ये कमांडिंग हाइट्स वाला कॉन्सेप्ट आया, इसीलिए क्या जरूरत पड़ी, पैसे की जरूरत पड़ी। तो पैसे की जरूरत पड़ी तो क्या किया गया, वाइडनिंग ऑफ टैक्स बेस वो किया गया खूब अच्छे से, ठीक है, कि जितना टैक्स मोर एंड मोर, टैक्स मोर एंड मोर पीपल, ये टैक्स, फलाना टैक्स, धमाका टैक्स, सब बहुत सारा टैक्स इधर उधर का जो है वो सब इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक। और इनके जो गुरु थे, टीटीके साहब के जो गुरु थे, जिनको ये अपना मेंटर मानते थे, वो थे निकोलस कैल्डर। निकोलस कैल्डर करके जो है इनके गुरु हुआ करते थे। वो दरअसल उनके ऊपर खुद ही जो है वो थोड़ा बहुत सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का इन्फ्लुएंस था। तो इसीलिए क्या हुआ कि ये जो बजट था कि खूब टैक्स करो, सरकार जो है उसको जिम्मेदारी उठानी चाहिए, सारा टैक्स बटोर लो और हम खुद खर्च करेंगे, ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल ही तो है कि इनसे लो और इनको दो टाइप से, ठीक है, जिसके पास है उससे लीजिए और जिसके पास नहीं है उसको दीजिए। तो ये सोशलिस्ट जो आइडियाज हैं वो उस बजट को अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट टुक अप द बर्डन ऑफ इन्वेस्टमेंट, कुल मिलाकर बात यह है कि गवर्नमेंट ने अपने सिर पे उठा लिया कि हम पैसा इकट्ठा करेंगे और हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये पहला बजट, ठीक। दूसरा जो महत्वपूर्ण बजट है वो माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय का माना जाता है। उसमें टैक्सेशन बहुत हैवी कर दी, ये वाइडनिंग थी, ठीक है, ये वाइडनिंग था। इसमें टैक्स बेस बढ़ाया गया था कि जितने लोगों को हो सकता है, टैक्स बेस का मतलब ये होता है कि 130 करोड़ की पॉपुलेशन में कितने करोड़ लोग टैक्स भरते हैं। मान लो 5 करोड़ लोग टैक्स भरते हैं तो कहा जाएगा कि भारत का जो टैक्स बेस है वो 5 करोड़ है, समझ गए। तो टैक्स बेस इसे कहते हैं। तो टैक्स बेस की वाइडनिंग और डीपनिंग दो चीज कहलाती है। वाइडनिंग क्या होती है कि जितने अधिक लोग हो सकें जिनमें टैक्स पे करने की क्षमता है लेकिन वो पे नहीं कर रहे हैं, या जिनके ऊपर टैक्स बनता है लेकिन वो नहीं टैक्स नेट में है, उनको ऐड करते जाना टैक्स पूल में। इसको कहते हैं वाइडनिंग ऑफ टैक्स बेस, ताकि ये जो दायरा है वो बढ़ता जाए, वाइड होता जाए। डीपनिंग ऑफ टैक्स बेस का मतलब ये है कि हम और आप मान लीजिए टैक्स भरते हैं, ठीक है, तो हमारा जो है वो रेट बढ़ा दिया जाए, ठीक है, हमारी इनकम पर रेट बढ़ा देंगे तो दायरा बढ़े चाहे नहीं बढ़े लेकिन दायरा गहरा होता जाएगा। उतने ही लोगों में आप देखिए, जमीन है, ध्यान से सुनो, जमीन है, ये मान लो ये जमीन है, उनको रंग बदल देते हैं, मान लो ये जमीन है पूरी, ठीक है। जमीन में गड्ढा खोदना है, माटी निकालना है, माटी, ठीक है। माटी निकालने का तरीका क्या क्या है कि पहले इतना बड़ा गड्ढा कर दिया जमीन में, ठीक है, ये गड्ढा हो गया, यहां से जो है मिट्टी वो निकाल ले गए आप, ठीक है। अब और मिट्टी अगर चाहिए तो एक तरीका ये है कि इधर खोदना शुरू करो के बगल बगल में, और गोले को जो है बड़ा कर दो, पहले छोटा था गोला,
उसके बाद इस दायरे को जो है बढ़ा दो, एक ही तरीका। दूसरा तरीका है कि गहराई में खोद दो ना भाई, मट्टी निकालना है तो दूसरा तरीका ये कि गहरा खोद दो। तो यही हो गया कि टैक्स कहां से आना है, टैक्स तो आने आना है, ये तय है, लेकिन कहां से आना है? ज्यादा लोगों से टैक्स लेना है या लोगों से ज्यादा टैक्स लेना है? समझ गए बात? ये लाइन समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ज्यादा लोगों से टैक्स लेना है, यानी और लोगों को लाया जाए टैक्स नेट में, या जो लोग हैं उन्हीं से ज्यादा टैक्स लिया जाए, यानी रेट इंक्रीज कर दिया जाए। ठीक है, समझ गया? या एग्जेम्पशन कम कर दिया जाए, डिडक्शन कम कर दिया जाए। तो ये तरीके हैं, तो इसे वाइडनिंग और डीपनिंग ऑफ टैक्स बेस कहा जाता है। तो पहली बात तो ठीक थी भाई, एक तो पहले वाला हम लोग बजट डिस्कस कर रहे थे, पहला नोटेबल बजट था, उसमें वाइडनिंग ऑफ टैक्स बेस पे ज्यादा देने, नए नए टैक्सेस एक्चुअली लाए गए। इसको वाइडनिंग भी कह सकते हैं, और ये थोड़ा बहुत डीपनिंग का भी एग्जाम्पल है। देखो, एक आदमी है, मिस्टर ए है मान लीजिए, ठीक है, वो पहले अपनी एक तरह की इनकम पर, यानी एक्स तरह की इनकम पर टैक्स दे रहा था, ठीक है। उसके बाद एक नया टैक्स ले आया गया, जैसे मान लो सैलरी पे पहले इनकम टैक्स दे रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या है कि नहीं, जो तुम घर बेचे हो ना उस पर भी टैक्स लगेगा, यानी कहता है कि कैपिटल गेन्स भी लगेगा। अगर घर बेचने पे तुम्हें पैसा कमाए हो तो उस पर भी टैक्स लगेगा। तो एक नया टैक्स आया कि नहीं आया? तो इस टैक्स ने फिर इन्हीं की पॉकेट को और हल्का डीपनिंग कर दी कि नहीं कर दी? तो उसको इस तरीके से भी दे सकते हैं। नए जो टैक्स आते हैं, नए टैक्सेस आते हैं, उनका इफेक्ट वाइडनिंग भी हो सकता है और डीपनिंग भी हो सकता है, दोनों इफेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ वाइडनिंग लिखना मेरी जो है वो नासमझी मैं कहूंगा। वाइडनिंग डीपनिंग दोनों हो गई, कहने का मतलब बहुत सारा टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक। और इंदिरा गांधी जी के समय का जो बजट था, इंदिरा गांधी जी के द्वारा प्रेजेंट किया गया जो बजट था, वो क्या था भाई? दो तीन उसमें इंपॉर्टेंट चीजें, मैसिव टैक्सेशन हुआ, एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर हुआ, और बैंक नेशनलाइजेशन हुआ। आपको बता दूं कि 1970 की बात हो रही है ना ये, शायद हाँ 1970 के आसपास की बात हो रही है, ठीक है, 1970 वाले बजट की बात। बिचवा में क्या हो रहा था ना, ये ट्रेंड, इसको याद रखना। इस दौरान एकदम बहुत प्रबल बोलबाला था, पब्लिक सेक्टर एकदम पब्लिक सेक्टर की बात थी। ठीक बात है, वो तो साफ बात सही है, लेकिन बीच में ये पब्लिक सेक्टर वाला जो फर्वर है वो थोड़ा सा ढीला पड़ा था बीच में, ध्यान रखना इस चीज को। लेकिन यहां आते आते फिर से उस चीज को, इसे कहते हैं रिवाइवल ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो इंदिरा गांधी जी के समय में आते आते फिर से वापस पब्लिक सेक्टर के एक्सपेंशन पर फिर से तूल चढ़ गया, जिसे कहते हैं, बहुत उसका उसका बोलबाला होने लगा। और बैंक नेशनलाइजेशन भी हुआ उस दौरान। ये इंपॉर्टेंट वहां उस समय की घटनाएं थी, ठीक। ये बात हो गई। फिर कौन सा आया बजट? एक और बजट जिसका नाम लेने लायक है, वो है चरण सिंह जी के द्वारा प्रेजेंट किया गया बजट। क्रिटिक्स ऐसा कहते हैं कि यही जो वित्तीय गैर जिम्मेदारी जिसे कहते हैं, फिस्कल इररेस्पॉन्सिबिलिटी जो है, उसका दौर कह सकते हैं कि इसी जमाने से शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि पहली बार बजट डेफिसिट इस लेवल का हुआ था, 1000 करोड़ या कितने का, पहली बार जो है बजट डेफिसिट इस लेवल पे पहुंच गया था। क्योंकि ये स्कीम दे दो, ये सब्सिडी दे दो, इस तरह का ये बजट हुआ करता था उस समय। ओके, तो बजट डेफिसिट बहुत बुरी तरह से बढ़ गया। फिर बजट डेफिसिट बहुत इतना ज्यादा अधिक बढ़ गया कि उसको फिर वो हैबिट बन गई दोस्त, और धीरे धीरे एक के बाद एक सरकारें जो आती गई और उसको गवर्न, उसको कंट्रोल या उसे डिसिप्लिन करने का प्रयास नहीं किया गया। और आप जानते हैं कि धीरे धीरे चीज इतना बढ़ती गई, 70s में तो हुई ही, 80s में हुई, और फिर 80s के लास्ट आते आते आखिर क्या हुआ? 80s 90s, जैसे 90s में पहुंचे तो शुरुआत में क्या हो गया आप जानते नहीं, कि छिपा हुआ तो है नहीं किसी से। हमारे यहाँ जो है इस तरह की क्राइसिस हो गई कि लगा कि अभी जो है भारत जो है वो डिफॉल्टर घोषित हो जाएगा। इतना फिस्कल डेफिसिट, इतना बजट डेफिसिट जिसे कहते हैं, वो हम लोग उस ट्रैप में एक पहुंच गए थे 1991। यस, ठीक। तो ये बात आप समझ गए। मैसिव टैक्स, ये मतलब बता दूं आपको खाली रेफरेंस पॉइंट के लिए, कुछ ऐसे एरिया थे जिसमें कहते ना 97% जैसा टैक्स था। ये रेट था जो मैसिव टैक्सेशन लिखा हुआ है, कोई ऐसे ही नहीं लिख दिया, वाकई मैसिव टैक्सेशन था, ठीक है। तो ये स्थिति थी, मतलब कितने पर था? 20 लाख रुपए की इनकम पे या कुछ पे, उसके ऊपर होगा तो 97% सरकार ले जाएगी, ये स्थिति थी। जस्ट इमेजिन। फिर इसको धीरे धीरे घटा के जो है, घटाया भी तो कहाँ पे लाया? इंदिरा गांधी जी के बाद शायद इनके समय में या कहीं पे, यहीं पे घटाया भी गया तो भी 77% पे आके रुका। ये स्थिति थी। जैसे आज मैक्सिमम मार्जिनल रेट क्या है? आदित्य बताओ चैट बॉक्स में, मैक्सिमम मार्जिनल रेट क्या होती है? ये भी तो जानते रहो, जानते होगे सब लोग है। देखो जैसे स्लैब सिस्टम है, नहीं स्लैब सिस्टम,
2 लाख तक इतना टैक्स, 5 लाख तक इतना टैक्स, 10 लाख तक इतना टैक्स, और ऐसे मान लो इनकम बढ़ती जा रही है। फिर एक 10 लाख पे एक लाइन खींच दी जाती है कि अब इसके बाद कोई जो भी मैक्सिमम रेट पॉसिबल है वो लगा दी जाएगी। तो अब तो हर चाहे 11 लाख इनकम होए, चाहे 51 लाख होए, चाहे 51 करोड़ हो, जितना भी 10 लाख के ऊपर आप कमाएंगे उस पर 30% का टैक्स लग जाएगा। यही मैक्सिमम मार्जिनल रेट कहलाता है। ठीक है भाई। और इसी को तो पढ़ ही चुके हो आप लोग कि इसी को प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहते हैं, कि जो जितना ज्यादा कमाए, एबिलिटी टू पे जिसे कहते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं एबिलिटी टू पे, कि जिसकी एबिलिटी टू पे जितनी ज्यादा हो वो उतना टैक्स बियर करे भैया। तो ये मैक्सिमम मार्जिनल रेट कहलाती है कि इस लाइन के बाद जो भी आएगा उसको फ्लैट 30% रेट पर से टैक्स कर दिया जाएगा, कोई एग्जम्पशन नहीं। तो उस समय अगर मैं ठीक से याद कर पा रहा हूं तो 20 लाख का कुछ लिमिट था, और उसके ऊपर कुछ भी अगर आप कमाते हैं तो 97 या कुछ परसेंट इसी के आसपास के परसेंटेज में टैक्सेशन हो जाता था। जस्ट इमेजिन कि 20 लाख कमाए तो समझो 20 लाख रुपया गया, वो तुम अपने लिए कमा ही नहीं रहे हो, अपने लिए नहीं कमा रहे हैं। कुल मिलाकर बात ये हुई, समझ गए बात? तो जरा इसका इम्प्लीकेशन बताइए, अपने लिए कमा ही नहीं रहे हैं अगर तो क्या होगा। इसका एक वैश्विक एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा। डिमोटिवेट करेगा, बिल्कुल सही बात है। हाँ बिल्कुल आदित्य, सही है, गरीबी हटाओ वाला ही था। इस उसमें वही कॉन्सेप्ट जो है वो चल रहा था। उसके बाद आया था ना गरीबी हटाओ, जो है उसको अभियान बनाया था उन्होंने, जिससे उसे लोग ऐसा भी कहते हैं कि दैट इज क्वाइट यानी साइलेंट स्मगलिंग ऑफ पॉलिटिक्स इनटू इकोनॉमी, कुछ समीक्षक लिखते हैं। हाँ तो ये बताओ ना भाई। एब्सोल्युटली सेजल, तुम बहुत अच्छा पॉइंट उठा रही हो, बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया सेजल ने। सेजल इज सेइंग कि भाई आप टैक्स रेट बहुत हाई कर दोगे आप, इतना ज्यादा कि जो है, तो टैक्स रेट बढ़ेगा तो इवेजन भी बढ़ जाएगा, इवेजन की टेंडेंसी भी बढ़ेगी। ये वही पॉइंट कह रही है कि टैक्स अक्सर देखा गया है कि टैक्स रेट बहुत ज्यादा कर देंगे तो इवेजन भी बढ़ जाएगा, फिर लोग अइबे नहीं करेंगे। अरे भाई लिमिट में रखिए तो अब आदमी टैक्स दे, जब आप इतना टैक्स बढ़ा देंगे तो फिर लोग बोलेंगे कि जब पकड़े जाएंगे तब देखा जाएगा। जो चिरकुट टाइप के मेरे साथी लोग इसमें हैं, इस सेमिनार में शामिल हैं, जो देहाती भुट्ट जैसे हैं हमारे जैसे, वो ट्रेन में क्या हो हम लोग कैलकुलेट करते थे, याद करो, जब जाते थे कहीं पाठशाला वाठशाला या पढ़ने या कॉलेज स्कूल, तो हम लोग मन ही मन कैलकुलेट नहीं कर लेते थे कि टोटल नफा नुकसान कितना होगा। टीटी पकड़ा अगर बाल बुद्धि थी, अगर टीटी महीना में 2 बार पकड़ता है तो टोटल कितना पैसा हमारा जाएगा, कितना उठक बैठक लगवाएगा, कितना मुर्गा बनवाएगा, और बाकी 28 दिन नहीं पकड़े गए तो फिर क्या नफा है उसका, यही तो करते थे हम लोग। तो वही चीज जो है इस पर वो पब्लिक बिहेवियर इस पर भी लागू होता है कि नहीं है, कि भाई आप बहुत अधिक बढ़ा देंगे टैक्स रेट तो लोग चांस लेने लगेंगे, फिर जब पकड़े जाएंगे तब देखा जाएगा इतना टैक्स कौन देगा। एक तो ये होगा। इसे लैफर कर्व सुने हो, नाम सुने हो लैफर कर्व का? हाँ इसको जरूर, ये होमवर्क हो गया, चलो नोट कर लो सब लोग, लैफर कर्व के बारे में पढ़ना है। अब उसमें भी मेरा अब छोटा, मैं उस स्तर का नहीं हूं कि मैं उनका क्रिटिक कर सकूं लैफर कर्व का, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग कुछ अलग है। जब टैक्सेशन को डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। खैर लैफर कर्व को देख लीजिएगा, लेकिन आप अपने जानकारी के हिसाब से। और ये मेरा एरिया ऑफ वर्क है भाई, तो इसमें थोड़ा बहुत दखल तो रखना ही पड़ता है टैक्सेशन में। तो एक तो ये हो गया कि, और दूसरी चीज जो है इंपॉर्टेंट समझिए, दूसरी चीज ये होती है कि जो विलिंगनेस टू अर्न है, कुछ लोगों पर विलिंगनेस टू अर्न जो है कि लाओ कमाया जाए, ग्रोथ की जाए, आगे बढ़ते हैं, ये कम हो जाएगी। उदाहरण मैं आपको देता हूं इसका। उदाहरण क्या होगा, नीदरलैंड्स, अगर मेरी मेमोरी मुझे सही से सर्व कर रही है तो नीदरलैंड्स में एक साल ऐसा हुआ था कि कुछ, बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनिए, कि कुछ उनमें कुछ अमेंडमेंट या कुछ हुआ था, और एक साल ऐसा या ऐसा ही बेस ईयर चेंज हुआ था या कुछ, मैं एग्जैक्ट स्टोरी आपको बता दूंगा, लेकिन समझिए। तो 1980s की शायद बात है, 89 था या क्या था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, 1980s में या उस समय की बात है। एक साल ऐसा आया दोस्तों, इस जो भी बदलाव हुआ, ध्यान से सुने मेरी बात, जो भी बदलाव नीदरलैंड्स में हुआ उसमें ऐसे चला रहा था, फिर एक साल कुछ सब कुछ डिसरप्ट हो गया और फिर नई नई पद्धति चालू हो गई। तो ओल्ड सिस्टम और न्यू सिस्टम समझ लो, ऐसे कुछ हुआ था। और उस बीच में एक साल ऐसा रहा, एक साल ऐसा रहा जिसमें क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी या जो भी कारण हो, तो उस साल में जो है लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ा।
उस साल में ये तय होगा कि इस साल, अब क्योंकि हम चेंज कर रहे हैं तो एक साल का हॉलीडे देना पड़ेगा। तो इस साल मान लीजिए एक टैक्स हॉलीडे रही कि इस साल टैक्स नहीं भरना पड़ा। तो जिस साल टैक्स नहीं भरना पड़ा दोस्तों, उस साल गजब का उछाल आया किसमें? जीडीपी में। नीदरलैंड्स की ही बात है ना, शायद, मैं बता दूंगा आपको, कोई बात नहीं। कंट्री का नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना लर्निंग इंपॉर्टेंट है। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? लोगों ने जब उनको ये लगा कि हमारा सब जो भी कमाएंगे वो हमारी सेविंग हो जाएगी, हमारा टैक्स नहीं कटेगा, तो सब लोगों ने जम के मेहनत की, खूब कमाया, क्योंकि सारा का सारा जो कमा रहे हैं वो अपने लिए कमा रहे हैं। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? और इस प्रकार से पूरा जीडीपी ही ऊपर उठ गया। तो इसीलिए एक महत्वपूर्ण बात होती है, ध्यान रखेंगे, एक पॉलिसी मेकर के तौर पर अक्सर आपको यह ध्यान रखना पड़ता है कि टैक्स रेट उतनी ही हो जिससे गवर्नमेंट को सफिशिएंट रेवेन्यू भी आ जाए, और ये जो टैक्स रेट है वो, इससे कहते हैं डेड वेट लॉस की तरह भी काम ना करे। डेड वेट जो वो लॉस क्या होता है मैं बताता हूं आपको, ध्यान से सुनिए। ये कॉन्सेप्ट है डेड वेट का, इसको समझिए। ये प्रॉपर थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन जान लीजिए। देखिए, एक ए है और बी है। बी का घर है, ओके भाई। इस घर में जो है वो पुताई करने के लिए ए को बुलाया जाता है। एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, बहुत एम्पिरिकली मत ले लीजिएगा किसी चीज को। पुताई करने के लिए ए को बुलाया जाता है। ए आते हैं, पेंटिंग करने की बात होती है, ए उसका मुआयना करते हैं पूरे घर का, और बी को कहते हैं कि यह जो पुताई है मैं 100 रुपए में करूंगा। बी अपने मन में, अपने दिल में, ठीक है, अपने अंदर मन में जानता है कि अगर कहीं और से करवाने गए तो 120 रुपया देना पड़ेगा। समझे बात? अगर कहीं और करवाने गए तो 120 रुपया खर्चा आ जाएगा, तो ठीक है, दे रहा है, इस डील को ले लेने वाला है। ए इसलिए तैयार हुआ है क्योंकि वो जानता है कि इसके अलावा जो दूसरा ही ऑफर मेरे पास आया है, एक ऑफर सी से भी आया है, ऐसा नहीं है, सी से भी ऑफर आया है, लेकिन उनका भी घर इतना ही बड़ा है, इतना ही जैसा है, लेकिन वो जो है वो 80 रुपया ही देना तैयार है हमको। ठीक? तो ए के लिए 80 रुपया क्या है? बस यही पूछ रहा हूं, इतना सारा पढ़ा है ना, कुछ तो बताओ यार। अगर ए बी का काम लेना स्वीकार कर लेता है तो 80 रुपया उसके लिए क्या हुआ? शाबाश रमाकांत, बहुत अच्छे, शाबाश। सबको याद आ गया होगा, क्योंकि वो इस काम के लिए इसको छोड़ रहा है, इसलिए इसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है ना भाई, सेकंड बेस्ट ऑप्शन। यस जय, बिल्कुल सही, सेकंड बेस्ट ऑप्शन यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। तो क्योंकि ए जानता है कि अगर ये काम छोड़े तो दूसरा फिर 80 रुपया सीधे मिलेगा, तो ए के दिमाग में 20 रुपए का फायदा है, और बी के भी दिमाग में 20 रुपए का फायदा है कि नहीं है? क्योंकि बी को ये मालूम है कि दूसरे से जिससे बात किए थे मिस्टर एक्स से, वो तो 120 रुपया बता गया है इसका। समझ गए बात? इसी कॉन्सेप्ट को प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। ये जो 20 रुपया इनके दिमाग में है, ठीक है, इसके दिमाग में जो 20 रुपया है प्रोड्यूसर सरप्लस, और इसके दिमाग में जो है वो कंज्यूमर सरप्लस है। समझ गए? उनको लगता है कि इतने का हमें फायदा हो रहा है। अंडरस्टैंड? अब अगर हम इस पर टैक्स लगा दें, आप सुनो, कहानी चेंज होती है। कितना टैक्स लगा दें बताइए? कितने रुपए तक का टैक्स परमिसिबल है? सोचकर बताना। जिस समय आप इस सर्विस पे टैक्स लगाएंगे, सुने ध्यान से मेरी बात को, और अगर वो टैक्स 20 रुपए से ज्यादा का हो गया तो ए बी के यहां काम करेगा? जिस फायदे के लिए इतना दूर रगड़ के आ रहे थे, ये सब कर रहे थे, वो सब टैक्स में ही चला जाना है तो ठेंगे में जाए, फिर नहीं ये करना है हमको। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? तो अगर सरकार 20 रुपए का लालच सरकार ने दिखाया, यानी चलो 20% रख लेते हैं समझने के लिए, अगर सरकार ने 20% का टैक्स लगाने का लालच दिखाया, ठीक, तो पूरा का पूरा 20 चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा ये बताओ? और इनडायरेक्ट टाइप का टैक्स हुआ मान लो, तो ये पूरी चेन जो है वो इट विल नॉट टेक प्लेस ना, ये घटना होगी ही नहीं। ये इनकम जनरेटिंग इवेंट है, दैट विल नॉट टेक प्लेस, तो वो घटना ही नहीं होगी, वो डेड वेट लॉस हो गया। इस टैक्स की वजह से ये बर्डन हो गया, इसका डेड वेट लॉस है, पूरा का पूरा चला गया। इसीलिए क्या हम कह सकते हैं अब
कि किसी भी पर्टिकुलर टाइप के पॉपुलेशन पे, किसी टाइप के क्लास पे टैक्स या एक्टिविटी पे टैक्स लगाने से पहले जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं उनको इस बात का फेयर आइडिया होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में डेड वेट लॉस कितना है, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए इस पर्टिकुलर सेक्टर में जो टोटल मार्केट सरप्लस यानी कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस, उसकी जानकारी होनी चाहिए कि नहीं। कहीं ऐसा टैक्स ना लग जाए जो उसको डिस्करेज कर दे और पता चला कि लोगों ने एक्टिविटी ही नहीं की वो और खेल खत्म। अब आप समझे मेरी बात। इसलिए पॉलिसी में इतना आसान नहीं है टैक्स लगा देना, ठीक है, आलोचना बैठ के करना आसान होता है। तो इसलिए इस बात की सबको अच्छे से इस बात का आइडिया होना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए कि इसका क्या परिणाम हो सकता है, इसके कॉन्सिक्वेंस में ऐसा ना हो जाए कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को ही डिस्करेज कर दे। ये जो हमारा स्टेप है टैक्सेशन का, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को अगर डिस्करेज करने लगेगा तो ऐसा ना हो कि जितने का टैक्स नहीं ले पा रहे हैं उससे ज्यादा का इसलिए नुकसान हो जा रहा है क्योंकि कंट्री जो है वो कंट्री स्टैग्नेशन में चली जा रही है। किसी को काम करने का मन ही नहीं है, कोई काम ही नहीं करना चाह रहा है। काहे काम करेंगे जब आप इतना टैक्स लगा रहे हैं, सब लूटे ले रहे हैं, सब नहीं करेंगे काम। इसीलिए इस दौरान बाकी पॉलिटिकली चाहे भी मामला जितना गरमाया रहा हो, ठीक है, लेकिन ये जो दौरान जो ये समय बता रहा हूं मैं, ये वाला जो टाइम है, ये जो टाइम है, इस दौरान पे मैसिव टैक्सेशन की वजह से विलिंगनेस टू वर्क वगैरह पर बुरा प्रभाव पड़ा और ये फेज जो है वो स्टैग्नेशन वगैरह का फेज के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाया इस पूरे फेज ने, ठीक है। फिर रेशनलाइज किया गया इसे, ऐसा नहीं है, उसे रेशनलाइज किया गया, टैक्स रेट को जो है वो नीचे लाया गया, 77% लाया गया, फिर और कम किया गया, ठीक है। फिर आया हमारा लैंडमार्क जिसे कहते हैं, आप जानते ही हैं, उसके जैसा बजट समीक्षक लोग और किसी को नहीं चुनते हैं, और वो है कौन सा बजट भाई, किसके द्वारा लाया गया बजट? सबसे महत्वपूर्ण जो माना जाता है आदरणीय श्री मनमोहन सिंह साहब जी के द्वारा लाया गया जो बजट था, जिसने सारी दिशा जो है बदल दी, वो वाला बजट माना जाता है, ठीक है। ये बजट क्या था, इसकी हाईलाइट भाई, कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया गया, रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किया गया, इंपोर्ट्स में कट किया गया, एक्सपोर्ट सब्सिडीज को कट किया गया, रुपी का डिवैल्यूएशन याद आया सबको? रुपी का डिवैल्यूएशन, एक स्टेज और दो स्टेज में रुपये का धीरे धीरे करके डिवैल्यूएशन किया गया था, याद आया? फिर रेशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस की, टैक्स कितना लगना चाहिए भाई, उसकी टैक्स रेट क्या होनी चाहिए, मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, ये सब वही वाला समय है। आप तो जानते ही हैं कि 1900 जो है, ये देखिए 1991 से इस वाले पीरियड के सारे बजट मनमोहन सिंह साहब के थे और उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे चेंजेस और सुधार लाए गए, इसीलिए उसको लैंडमार्क बजट कहा जाता है। गल्फ वॉर कहां से आ गया शुभम? इसमें ठीक इससे पहले की बात कर रहे हो ना, ये क्राइसिस का कारण बता रहे हो। Gulf War was one of the reasons, one of the immediate triggers, but the chronic problem was already there. Please understand this. ठीक है, वहां पर वार हो गया और इंडिया बर्बाद हो गया, ऐसे नहीं होता है। The problem, the chronic problem that was all beneath the skin, it was already beneath the skin. Okay, that chronic problem was fiscal irresponsibility. That fiscal irresponsibility that grew into a monster when it was fed by the immediate crisis of Gulf War. ऑयल का जो शॉक लगा, जिसे ऑयल शॉक बोलते हैं ना, तो जो ऑयल शॉक लगा उसी लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुई ना, लेकिन उससे पहले बहुत समय से ये होना ही था, इनएविटेबल हो चुका था। बहुत समय से ये फिस्कल इंडिसिप्लिन और हाई बजट डेफिसिट, इस तरह की सिचुएशन चली रही थी। समझ गए? क्लियर है शुभम? यस यस, डिवैल्यूएशन, अच्छा डिवैल्यूएशन के रेस्पेक्ट में तुम बोल रहे थे, हाँ ठीक है, ठीक है, फाइन फाइन, तो सही तो हो ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, फिर अगला जो इंपॉर्टेंट बजट है वो किसे कहा जा सकता है? आप सीधे फिर आ जाइए, ज्यादा इधर उधर की बात करने की जरूरत नहीं, सीधे जो एक बहुत महत्वपूर्ण लैंडमार्क माना जाता है वो समझ लीजिए कि जीएसटी का जब इंट्रोडक्शन हुआ तब उसे कह सकते हैं आप कि एक और महत्वपूर्ण जो है घटना हुई भारत के इतिहास में, भारत की जो है उसमें ये टैक्सेशन की हिस्ट्री में, इनडायरेक्ट टैक्सेशन की हिस्ट्री में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज हुआ कि इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी जो किया गया वो एक नया दौर लेकर आया। ठीक है, जीएसटी के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हमें लगता है कि 2 बार शायद पूछ लिया है मेंस में, 2 बार 5 साल में 2 बार पूछ लिया है मैं इसमें जीएसटी में।
तो अब जो आएंगे सवाल वो सिंपल नहीं आएंगे। जीएसटी का जो इम्पोजिशन का जो सरकार का जो फैसला रहा, वो आप उसको कहां तक सही मानते हैं? जीएसटी एज ए टैक्सेशन सिस्टम ने सेंटर और स्टेट के बीच का जो फेडरल फाइनेंशियल रिलेशनशिप है उस पर क्या प्रभाव डाला है, इस एंगल से हम उसे डिस्कस करेंगे। टैक्सेशन पे हम अलग से पढ़ाई करना ही पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं। ठीक है, तो अलग से एक लेक्चर उस पर रख दिया जाएगा टैक्सेशन पे, तब हम इसको डील करेंगे। फिर देखिए रेवेन्यू मोबिलाइजेशन की बात आती है। ठीक है, अब बजट आप समझ गए भाई, बजट हम समझते हैं। अब हम जा सकते हैं इस एरिया की तरफ कि रेवेन्यू मोबिलाइजेशन कैसे किया जाए, और फिर चले जाएंगे एक्सपेंडिचर की तरफ। ठीक है, क्या लिखे सोनालिका, इस बार भी पूछे हैं? अच्छा पूछे हैं, लेकिन हाँ वो आता ही है उसमें। उसमें आप निश्चिंत रहिए, एक बहुत मेजर टैक्स रिफॉर्म है। आपको मैं कैसे बताऊं कि सबसे रिवोल्यूशनरी स्टेप्स में से एक माना जाता है। किसी भी इतनी बड़ी कंट्री ने, याद रखें इस बात को, इस साइज की कंट्री ने ये एक्सपेरिमेंट करने की हिम्मत नहीं की है जो कि भारत ने किया है, और अब बहुत सक्सेसफुली किया है। वी हैव टू से, वी हैव टू गिव द क्रेडिट कि बहुत सक्सेसफुली किया है जीएसटी जो है वो। इस बात को ध्यान रखिएगा, इनिशियल जो भी टीदिंग प्रॉब्लम्स रही हो वो ठीक है, लेकिन इट हैज कम आउट एज अ वेरी सक्सेसफुल रिफॉर्म, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इस बारे में कोई शक न रखिएगा। तो रेवेन्यू मोबिलाइजेशन के सोर्सेज आप पहले ही देख चुके हैं, हम लोग कल इसकी गणित कर चुके थे कि भाई दो तरह के होते हैं, टैक्स और नॉन टैक्स जो है वो दो तरह के सोर्सेज होते हैं रेवेन्यू में। और कैपिटल में जो है आप जानते हैं रिसीट्स की जब बात आएगी, डेट और नॉन डेट, इस तरह की बात हो जाएगी। ठीक है, ये आप समझते हैं। एक झलक आपको जरूर होनी चाहिए अपने लेटेस्ट बजट की। तो ये वेबसाइट का नाम मैं आपको बता देता हूं, ये लिखा हुआ होगा। अच्छी लगी मुझे वेबसाइट, लेकिन उस वेबसाइट में जितनी चीज काम की थी वो इस प्रेजेंटेशन में ऑलरेडी आ चुकी है, और उसके लिए मैं उन्हें क्रेडिट भी दे रहा हूं, उनका धन्यवाद दे रहा हूं। तो उसमें अब आप वापस मत जाइएगा। ठीक है, अब वापस उसे मत देखिएगा। जो मैंने वेबसाइट ऊपर बताई इंडिया बजट वाली, गवर्नमेंट वाली वेबसाइट, वो ठीक है, देख लीजिएगा तिमाही में एक बार, लेकिन इस पर अब मत जाइएगा, इसमें सारा मसाला आ चुका है। तो ये देखें, ये दो चार्ट इसके लिए महत्वपूर्ण है। पहला जो है वो टैक्स रेवेन्यू है, और दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू के मुख्य मुख्य स्रोत आपके सामने हैं, देख लीजिए भाई। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से 630, टैक्सेस ऑन इनकम से, ये सब आप कल देख चुके थे, याद है? 630,000 करोड़, 561,000 करोड़, 547,000 करोड़, एक्साइज ड्यूटी यूनियन वाली 335,000 करोड़, कस्टम्स इतना इतना सब जोड़ जाड़ के, ठीक याद होगा आपको। फिर उसका और भी ब्रेकअप दिए हुए हैं। तो आपको मैं जो कल भी कहा था मैंने, और आज भी कह रहा हूं, मैं ये नहीं इतना, वैसे तो ये कोई बहुत बड़े फिगर्स नहीं है, हल्का फुल्का आपको याद रह सकते हैं, बट अगर नहीं भी याद होते हैं तो एक सेंस ऑफ प्रोपोर्शन जरूर आपको होना चाहिए कि किसका कंट्रीब्यूशन कितना है। घटते हुए क्रम बढ़ते हुए क्रम में कभी आ ही जाए तो इतना आइडिया रहे आपको, बस दैट्स ऑल आई वांट। ठीक है, जैसे ना कोई सवाल फंसाने पे आ जाए, देखो मैं बताता हूँ कैसे सवाल बनाते हैं प्रीलिम्स में। अब पता नहीं यार कि कहीं पूछ ही ले तो थोड़ा सा तो आइडिया हो, मान लो पूछ ही ले, संभावना कम है, लेकिन अगर पूछने पे आ जाए तो एकदम से आप जो है ब्लैंक नहीं रह जाए। इधर देखिए, इस पोर्शन को देखिए कि कैसे इसमें से सवाल बन सकता है। मान लीजिए यूनियन एक्साइज ड्यूटी का जो ब्रेकअप है वो देखें। एक्साइज ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन मोटर स्पिरिट एंड हाई स्पीड डीजल, फलाना दबा। अब इसी में से मान लीजिए कोई सवाल बना दे कि इनका जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो क्या है, तो पता चलेगा ये है या ये है, दो में से एक निकलेगा। इसका फिगर यहाँ कट गया है। व्हाट आई एम सेइंग कि ये जो फर्स्ट सेकंड कम से कम ये दो रैंक वाली चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आपको मालूम, या इसी में लीजिए कि जो सबसे बड़ा हिस्सा किसका है, सिंगल लार्जेस्ट है, तो पता चला कि आप बता सकें भाई कि सबसे बड़ा हिस्सा जो सिंगल लार्जेस्ट है वो 630 जीएसटी का ही है। ठीक है, इस तरह से आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। नॉन टैक्स में क्या होगा? डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स, इकोनॉमिक सर्विसेज, जनरल सर्विसेज, इंटरेस्ट रिसीट्स और सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज में देखो कितना पैसा आ रहा है, 2.88 के थाउजेंड, इसमें 104,000। स्मॉलेस्ट किसका है, लार्जेस्ट शेयर किसका है, मालूम होना चाहिए आपको। ठीक है, आरबीआई का सरप्लस देखो कहा जा रहा है। ठीक है, नेशनलाइज बैंक का होगा आगे।
डिविडेंड फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ये कट गया है, तो इसलिए आप एक नजर चाहें तो चले जाइएगा उस वेबसाइट पे, ओनली फॉर दिस लिमिटेड पर्पस। मेरी गलती की वजह से ये चीज उसमें से स्क्रीनशॉट लेते हुए कहीं वो रह गई है, तो आप चाहें तो ओपन बजट्स इंडिया, वेरी गुड वेबसाइट, आई विल से प्रेजेंटेशन इज अमेजिंग, सो दैट कैन हेल्प यू। नोट्स लिया, लेकिन अभी नहीं, रुक जाइए, अभी ना करिएगा, बजट आ जाने दीजिए, जब वो उसको अपडेट कर देंगे नए बजट के हिसाब से देखिएगा, ठीक है। टैक्स पॉलिसी से संबंधित मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूं बस, देयर इज ओनली वन थिंग दैट यू शुड गो एंड रीड, कि जो भी टास्क फोर्स बनती हैं, ठीक है, उनका क्या कहना है। ऐसे जितने भी टास्क फोर्स जो है अभी रिसेंटली बने हैं, उनका जो है टैक्स पॉलिसी में मेजर 3 या 4 पॉइंट वो क्या बताते हैं कि हमारे में क्या कमी हो रही है। टैक्स रेट हमारा गड़बड़ है, कॉर्पोरेट टैक्स गड़बड़ है, पर्सनल इनकम टैक्स रेट गड़बड़ है, कौन सी चीज जो है वो टैक्स हो जानी चाहिए। अभी न्यूज आई है, कल की न्यूज है, ये क्या न्यूज है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का कुछ निकला था, और वो न्यूज है, रुको ना मैं शेयर कर देता हूं ना, तुम इसी पे होगा, मोस्ट लाइकली इसी पे होगा, नहीं रहने, इसमें क्या है, प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस होते हैं ना, तो राइट टू प्राइवेसी है सबका व्हाट्सएप ग्रुप में। न्यूज ये है कि इनकम टैक्स जो हमारे पर लग रहा है, हमारे इंडिया में लग रहा है, उसको क्यों ना एक्सपेंडिचर टैक्स कर दिया जाए। सुने हो कोई ये समाचार, सुने कि उसको एक्सपेंडिचर टैक्स बना दिया जाए, इनकम टैक्स को एक्सपेंडिचर टैक्स कर दिया जाए, इस तरह की बात हो रही है। तो अब हल्का सा आपको तुरंत जो है आपको विजिलेंट हो जाना चाहिए कि इस पे सवाल पूछ सकता है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इनकम टैक्स करंटली, और किन लिमिटेशन से ये जूझ रहा है, और क्यों ऐसा कर देना चाहिए कि उसे एक्सपेंडिचर कर दिया जाए टैक्स। क्या वर्ल्ड में कहीं एक्सपेंडिचर टैक्स लगाया गया है? हाँ लगाया गया है। इंडिया में भी लगाया गया? हाँ लगाया गया था, लेकिन फिर उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। क्यों डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, इसका आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। वो एक नजर देख लिया कि भाई इंडिया में लगाया तो फिर डिसकंटिन्यू क्यों कर दिया है, क्या लेसन हमने लिए, और अब फिर से उसे इंपोज करने की बात क्यों की जा रही है, ठीक। तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड इट्स मैनेजमेंट, तो इनकम साइड में बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेजर आपको सोर्सेस मालूम हो, और क्या मालूम हो कि क्या कोई टैक्स रिफॉर्म्स कमेटी ने, किसी ने कोई भैया वो दिया है, इनपुट दिया है। अगर इनपुट दिया है तो 5 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। और एक करंट अफेयर्स का टॉपिक है कि एक्सपेंडिचर टैक्स लगा दिया जाए। एक्सपेंडिचर टैक्स क्यों लगा दिया जाए, ये बात क्यों हो रही है, और इसका क्या लाभ है जो बाकी में नहीं है, इनकम टैक्स में जो नहीं हो पा रहा है, ऐसा क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर टैक्स में। उसे रिग्रेसिव माना जाता है कि प्रोग्रेसिव माना जाता है, वो भी उतना ही इक्विटेबल होगा जितना इक्विटेबल इनकम टैक्स है, या नहीं होगा। क्या उसका वर्ल्ड में कहीं एक्सपेरिमेंट हुआ है, अगर हुआ है तो किस देश में हुआ है और कितना सक्सेसफुल रहा है। और इंडिया में अगर पहले लगाया गया था तो फिर उसे क्यों डिसकंटिन्यू कर दिया गया, दैट्स ऑल, ठीक। इनकम साइड में इससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। आइए अब वापस आते हैं एक्सपेंडिचर पे, जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कि बात आती है भैया कि जो एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट की बात की जाती है कि ऐसा क्यों होता है, व्हाई डज इट कीप स्वेलिंग। हमेशा ऐसा क्यों होता है कि एक्सपेंडिचर जब से शुरू हुआ है तब से इतने गुना बढ़ गया है कि यू कैन नॉट इमेजिन। 1950 से लेना आप शुरू करिए अगर, तो कोई लिमिट ही नहीं है, कोई सेंस ऑफ प्रोपोर्शन ही जो है वो फेल हो जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो इतना बढ़ता ही गया, और उस समय भी, शुरुआत में भी पब्लिक एक्सपेंडिचर इतना अधिक क्यों होता था। आधा कारण आप जानते ही हैं, मतलब थ्योरेटिकल रीजन, जो कॉन्सेप्चुअल रीजन हो तो आपको मालूम ही है कि क्योंकि गवर्नमेंट ने एज्यूम की रेस्पॉन्सिबिलिटी कि हम वेलफेयर स्टेट के तौर पर सबका ध्यान रखेंगे, इसलिए खर्चा तो करना ही था, तो खर्च हुआ गवर्नमेंट का। लेकिन कॉन्क्रीट टर्म्स में अगर आपसे पूछा जाए तो आप 4 हेडिंग्स में इसको लिखिएगा, 1, 2, 3 और 4। देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लार्ज स्टेट का कहीं गलतफहमी न कर लीजिएगा, ज्योग्राफिकल उसकी बात नहीं हो रही है, नहीं। लार्ज स्टेट का मतलब ज्योग्राफी बड़ी है इसकी बात नहीं हो रही है। लार्ज स्टेट का अर्थ और स्मॉल स्टेट का जो ये शब्द युग्म है, इसका प्रयोग किया जाता है डिग्री ऑफ इंटरवेंशन से, ठीक है, कि कितना घुसना चाहिए सरकार को इकोनॉमिक अफेयर्स में, वो बात हो रही है। तो लार्ज स्टेट का हमने पहले कॉन्सेप्ट खुद ही उठा लिया कि स्टेट लेड ग्रोथ होगी भाई, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, 5 ईयर प्लान्स बनाएंगे। तो इसलिए एक तो लार्ज स्टेट से शुरुआत ही की। उसके बाद डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बहुत सारे और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर दोनों हैविली जो है वो सरकार पे आके गिरे। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बताइए, इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, सबकी जिम्मेदारी किसने ली? सरकार ने ली। इंडस्ट्रीज का जिम्मेदारी लिया कि नहीं लिया? माइन हो गया, आयरन स्टील हो गया,
ये सब आपको ध्यान नहीं है कि ये सब सरकारी ही तो पीएसयू सब चलाते थे, सारा उन्होंने सारी जिम्मेदारी ले रखी थी। मेन जो इंडस्ट्रीज थी वही महालनोबिस मॉडल था, तो उसी पे सारा इंडस्ट्रीज ने जो है वो सरकारी जो एजेंसीज और पीएसयूज थे उन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अपने सिर पे ले लिया, ठीक है। तो उससे खर्चा होना ही था भाई। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भी ऑब्वियसली सरकार ने ले लिया, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का भी देख रेख सरकार ने लिया, लेना ही था। फूड, फर्टिलाइजर और फ्यूल सब्सिडीज हो गई, तो फ्यूल सब्सिडीज भी सरकार के माथे आके गिरी। हेल्थ, एजुकेशन और न्यूट्रिशन, ठीक है, इस तरह के सोशल जो सर्विसेज हैं उनका भी एक्सपेंडिचर उन्होंने संभाला, तो बढ़ना ही था एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इसीलिए बढ़ा। फिर नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के तौर पे सबसे बड़ा ऑब्वियसली ऐसे भूल सकते हैं डिफेंस पर जो खर्चा है और इंटरेस्ट पेमेंट। ये तो आप और हम जानते ही हैं कि कितना बड़ा इसका हिस्सा है, रहा है और आज भी है, अभी देखिएगा आगे आएगा, ठीक है। तो और इसके पीछे के कारण क्या कोई बताने वाली बात है? आप यूपीएससी के मैच्योर स्टूडेंट है, आप नहीं जानते कि डिफेंस पर एक्सपेंडिचर क्यों हुआ इतना? भारत के आजादी से लेकर अभी तक का इतिहास देख लीजिए, चारों तरफ किससे घिरे हुए हैं? बेलिजरेंट आपके नेबर्स जो हैं, ठीक है। फिर इंटरनल सिक्योरिटी में सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज, डाइवर्सिटी, इंडिया की इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी रही है, चाहे लिंग्विस्टिक बेसिस पे हो, रीजनल बेसिस पे हो, कल्चरल बेसिस पे हो, हमेशा से आवाजें उठती रही है कि जो है वो हम अलगाववादी आवाजें उठती रही, एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म, ये सबसे भारत जूझता रहा है। तो क्या ऑप्शन है? खर्चा तो करना ही पड़ेगा, डिफेंस पे, लॉ इन्फोर्समेंट पे, इस सब पे जो है खर्चा तो होगा ही, ठीक है। फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन भी तो है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी आप मेंटेन कर रहे हैं, इतना बड़ा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और कस्टम्स और ये सब, उसको भी तो गवर्नमेंट कॉम्पेंसेशन जिसे कहते हैं, सॉरी एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन जिसे कहते हैं, सैलरीज, वेजेस और ये सब क्या पेंशंस, ये सारे बेनिफिट्स भी तो आपको करने हैं ना। ये बहुत बड़ा हिस्सा होता है सरकार के खर्च का, जाने रहिएगा, इसको हल्के में मत लीजिएगा। तो इंटरेस्ट अगर याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है, कि सब्सिडीज हो गए, इंटरेस्ट पेमेंट हो गया और गवर्नमेंट कंपनसेशन, ये बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं सरकार के खर्चे का। तो पॉपुलेशन पर कंट्रोल नहीं हुआ प्रॉपरली, इसलिए खर्चा बढ़ा। अर्बनाइजेशन जबरदस्त तरीके से बढ़ा, इसलिए खर्चा बढ़ा। डिफेंस पर जानते ही हैं आप, और जेन्युइन रीजंस से जीडीपी ग्रोथ भी तो बढ़ी है ना भाई। तो किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी तो उस पूरी साइकिल पूरी होगी कि नहीं होगी? खाली ग्रोथ कहां से होगी? एक्सपेंडिचर भी तो उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा ही ना। तो बहुत थोड़े हद तक जिम्मेदार जीडीपी की ग्रोथ भी है, विच इज गुड। इफ द एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर इज राइजिंग बिकॉज ऑफ जीडीपी ग्रोथ, देन इट्स वंडरफुल, तब कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इज द राइट रीजन। टू सम एक्सटेंट डिफेंस में ऑल्सो बी द राइट रीजन। लेकिन ये जो है अर्बनाइजेशन कुछ हद तक ठीक है, पॉपुलेशन वाला कहते हैं कि भाई वो जो है बर्डन जैसा है, ठीक है। फिर सब्सिडीज, डेट फाइनेंस, गवर्नेंस, डिफेंस, महत्वपूर्ण ये रीजंस हो गए, ये सब बढ़ते गए। डिफेंस में दोनों तरह के खर्चे आते हैं, एक तो जो डिफेंस में आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं वो है ना, और दूसरा डिफेंस को मेंटेन करने के लिए जो सैलरीज वगैरह पे करते हैं आप, यानी रेवेन्यू टाइप के जो एक्सपेंडिचर पे करते हैं, वो भी बहुत हैवी होते हैं। इनकी कॉस्ट, इनके बहुत ज्यादा इनका वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो करंट पोजीशन क्या है? चलो, अगर ऐसा ट्रेंड रहा है तो आज की पोजीशन क्या है देखिए जरा। बहुत बढ़िया ये सर्कुलर डायग्राम में एक अपना मिला, इस पे जो है इसको हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। देखिए, सबसे बड़ा बर्डन क्या है गवर्नमेंट का? इंटरेस्ट बर्डन। वही 1000 करोड़ वाला ही मामला अभी भी है, ठीक है। इतना 810,000 करोड़ रुपया चला जाता है सिर्फ इंटरेस्ट पे करने में, इसको समझिए आप। 1000 करोड़ में था शायद, है ना। कोई बात, अभी क्रॉस चेक हो जाएगा, रुक जाओ, रिस्क नहीं ले सकते ना गड़बड़ करने का, गलत करने का, इसलिए एक्सपेंडिचर वाला जो था ना, एक हमने पहला जो देखा था उसे एक बार चेक कर लेते हैं। कहीं 810 दिख रहा है? हाँ है तो, लेकिन ये तो ट्रांसफर्स है, तो इंटरेस्ट वाला कहाँ गया? चलो इसी में होगा कहीं, ठीक है, फाइन, कोई बात नहीं। अगर मुझसे कोई इंपेरिकल मिस्टेक हो भी जाए तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर मैच्योर इनफ टू गेट इट करेक्टेड। तो आप इसका फिगर देख लीजिएगा, 810 का ऑब्वियसली 1000 करोड़ में ही होगा, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग लाने की जरूरत है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट यू शुड टेक अवे इज इंटरेस्ट जो है एक बहुत बड़ा बर्डन होता है। फिर देखिए जो ट्रांसफर्स जाते हैं वो हुआ, ठीक है, स्टेट्स को, और वो हो गए। फिर
उसके बाद 293 ये हो गया। फिर क्या आता है, देखो 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 देखो, ये फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर जो खर्चा होता है वो हो गया। फिर 253 से कहाँ चले आए, 212 पे चले आए, हाँ ठीक है 212 पे। डिफेंस में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो डिफेंस का है वो, फिर 212 से और कम कौन सा है भाई, जल्दी बताइए। 118, 132 से देखो रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट जो है अगला मुख्य जो है वो खर्चा होगा, ये भी है यहीं पे, ये भी है। डिफेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रूरल डेवलपमेंट लगभग बराबर है, देखो ठीक है। फिर एग्रीकल्चर अपना हो गया, रोड, पुलिस, डीओआर, इस तरह के जो खर्चे होते हैं, रेलवे, डिफेंस में जो पेंशन वगैरह जो जाती है वही है शायद, आई थिंक। अगर भूल गया हूं तो कोई फुल फॉर्म भूल गया हो सकता हूँ। कुल मिलाकर आपको एक पिक्चर मिल जाती है कि आज के करंट जो पोजीशन है उसमें सबसे बड़े खर्चे कौन से हैं सरकार के, ठीक है। अब सवाल आता है कि अगर ऐसा है तो इनकम साइड और एक्सपेंडिचर साइड दोनों तरफ क्या वो पॉइंट्स हैं। याद रखें इस चीज को कि अगर आपसे कभी पूछा जाए कि इंडिया में फिजिकल डिसिप्लिन को, देखो फिजिकल डिसिप्लिन ऐसा करके क्वेश्चन आ जाए तो उसके क्या मेजर्स हो सकते हैं। तो फिजिकल डिसिप्लिन जब जब भी बात आवे तो समझ लीजिएगा कि उसका मुख्य जो भार है वो एक्सपेंडिचर की तरफ होता है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट के तहत, पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट के हेडिंग के अंतर्गत हमने जो कुछ भी पढ़ाई की है वही उसका उत्तर होता है कि फिजिकल डिसिप्लिन के तौर पे नंबर 1 गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि जितने भी अपने डेट हैं, डेट का रेशनलाइजेशन करना चाहिए। डेट का रेशनलाइजेशन से अर्थ क्या हुआ, क्योंकि ये हमको क्यों करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि बोरोइंग्स पे जो पैसा जाता है, इंटरेस्ट बर्डन जो जाता है, वो सरकार के सबसे बड़े खर्चों में से एक होता है, ठीक है। तो एक मिनट रुक जाओ, अगर आपसे सलाह मांगी जाए, सवाल मान लीजिए ऐसा पूछा जाए कि गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट को फिजिकल डिसिप्लिन, भारत सरकार के लिए आप क्या राय देंगे, तो आपको ये सवाल का जवाब आना चाहिए। नंबर 1 आप लिखिए कि जो है जिसे कहते हैं डेट फाइनेंस के एरिया में काम करना चाहिए। नंबर 2 बताइए भाई, नंबर 2 सबसे बड़ा खर्चा किसको मानते हैं, और महत्वपूर्ण खर्चे बताइए। नहीं तो इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, चलो ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट यहां आ गया। दूसरा खर्चा बताइए, ट्रांसफर पेमेंट जो होते हैं, है कि नहीं, सब्सिडीज, सब्सिडीज, यस, ट्रांसफर सब्सिडीज हो गई। तीसरा जो स्टेट्स को जो ट्रांसफर किए जाते हैं वो पैसा हो गया, ठीक है। चौथा, तो सब्सिडीज के लिए क्या बताएंगे भाई, खाली कह देने से थोड़ा होगा। सब्सिडीज के लिए क्या बताएंगे, बताइए क्या नुकसान है सब्सिडीज का। सरकार अगर सब्सिडी देती है उनका नुकसान आपके हिसाब से क्या है, बहुत खर्चा हो जाता है वो ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी कोई नुकसान है। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के तौर पे, एक बेसिक स्टूडेंट के तौर पे क्या बताना चाहेंगे कि सब्सिडी देने से क्या होता है। बताइए भाई, मार्केट की जो मैकेनिज्म है वो क्या है। सब्सिडी आप किसी को देंगे तो प्राइस डिस्टॉर्शन होगा कि नहीं होगा। मार्केट में 10 लोग मान लो प्रोडक्शन कर रहा है, 1 2 3 4 5 लोग मान लो, चलो 5 रखो, 10 ना, 5 लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, इनमें से 2 लोगों को आप जो है वो दे देते हैं सब्सिडी। आप समझ पा रहे हो बात को हमारे, कि एक पर्टिकुलर क्लास को जो है मान लीजिए अगर आप सब्सिडी दे देते हैं, उससे क्या नुकसान होगा, प्राइस जो है वो डिस्टॉर्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मार्केट में। यस, इक्विलिब्रियम जो होता है, जो नेचुरल इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा भाई, कंपिटिटिवनेस बदल जाएगी। तो ये एक नुकसान हो गया सब्सिडीज का, ठीक है। फिर दूसरा, सब्सिडीज का जो सबसे बड़ा लिमिटेशन है वो क्या है कि सब्सिडीज जो है वो अक्सर जिस टारगेट के लिए दी जा रही है वहां तक पहुंच नहीं पाएंगी, ठीक। यानी टारगेटेड होनी चाहिए सब्सिडी, तब तो उसका फायदा है भाई। आप सब्सिडी दे रहे हैं किसी और पर्पस के लिए और इस्तेमाल हो जा रहा है किसी और पर्पस के लिए, नॉट गुड, एब्सोल्युटली नॉट गुड, बहुत बड़ा नुकसान का चीज है वो, ठीक है। तो टारगेटेड सब्सिडी का टारगेटेड होना जरूरी है। इन्हीं 2 चीजों को, और क्या है भाई कि सब्सिडी देने का जो मैनर है, एक तो टारगेटेड पॉपुलेशन होना पर जाए, टारगेटेड क्लास पे जाए, और मैनर भी उसका जो है वो ऐसा हो, कैसा हो कि डायरेक्ट
डायरेक्ट बेनिफिट हो तो बहुत ही अच्छा भाई। हाँ, डब्ल्यूटीओ के रिस्ट्रिक्शंस तो है ही हैं, कुछ सोच समझ के है ना, प्रोटेक्शनिज्म को जो है भाई खत्म करने के लिए है। तो डायरेक्ट बेनिफिट के नेचर और डायरेक्ट बेनिफिट के जो है, इस पर एक बहुत अच्छी स्टडी भी है जो यहीं इंडिया के केस में की गई है सब्सिडीज पे, कि सब्सिडीज का जो इफेक्ट है वो स्टडीज में मैं आपसे शेयर करूंगा, चिंता न करिए। उस पर बहुत बढ़िया राइटअप था, उसमें यही इस बात की जो है समीक्षा की गई थी कि जब आप किसी पॉपुलेशन को सब्सिडी देते हैं तो आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के हिसाब से दीजिए या फिर उसको डायरेक्ट बेनिफिट के रूप में दीजिए। ठीक है, अगर डायरेक्ट बेनिफिट के रूप में देते हैं या किसी प्रोडक्ट से लिंक करके देते हैं, उन दोनों के इफेक्ट्स में अलग अलग क्या अंतर आता है, और उससे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो है वो कॉन्सेप्ट आया और काफी सक्सेसफुल जो है वो प्रूव हुआ। अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है वो कैसे, किस प्रकार से उसका इफेक्ट कैसे दिया जाए, उस परिप्रेक्ष्य में क्या किया गया, एक स्कीम का नाम लिखिए कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का को इफेक्ट करने के लिए, उसको मटेरियलाइज करने के लिए, क्रियान्वयन करने के लिए उसका कोई ऐसी स्कीम बताएंगे जो भारत सरकार की हो। अच्छा, ओके, आधार लिंकिंग हो गया, और ठीक ठीक, डायरेक्ट बेनिफिट कहाँ आता है? हाँ, बताओ भाई, बेनिफिट डायरेक्ट आएगा तो कहाँ आएगा? बैंक अकाउंट में आएगा। बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए ठीक जनधन हो गया। और अगर सरकार का उसी बीच में मन हो अगर आपकी सरकार का उसी बीच में अगर मन हो कि ये भी कर देना है, तो एक तीर से दो शिकार जिसे कहते हैं, वो होगा कि नहीं होगा? बात समझे हमारी जो हम कह रहे हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट की बात हो रही है, डीबीटी, ओके भाई। उसके लिए क्या करेंगे आप भाई? बैंक अकाउंट सबका खुलवा देंगे जितने लोगों का हो सके, आधार से लिंक कर देंगे उसे, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल डुप्लीकेसी नहीं होता कि भाई ठीक, ये हो गया। और इसी बीच में अगर सरकार की मंशा है कि ये वाला प्रोग्राम भी करना है, तो ये हेल्प करेगा कि नहीं करेगा? ये जो स्टेप लिया गया है, करेगा, बिल्कुल सही। नाउ वाउचर सिस्टम इज ऑल्सो डेवलप्ड सो दैट, ठीक है, क्या बोला भाई वाउचर सिस्टम में? हाँ, सो दैट पर्सन शुड नॉट वेस्ट, एक मिनट रुक जा, शुड नॉट वेस्ट द सब्सिडी इन बैड थिंग्स। यू गॉट इट, टारगेट करने के लिए, उसको टारगेटेड बनाने के लिए, और उसको कंपलसरी उसी पर्पस के लिए खर्च करे। इसके लिए बहुत सारे तो आपके उस पे है, कितना कितने अच्छी कल्पना आप कर सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से आप वो कर सकते हैं, तो उसका तो कोई वही नहीं है। और इसके सबके पीछे जो एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजी छिपी हुई है, जिसे कहते हैं कि डिजिटलाइजेशन या डिजिटाइजेशन ऑफ कॉमर्स और ट्रांजैक्शंस। उससे कितना फायदा होता है, अब आप सोच कर देखिए भाई, सोच कर देखें आप कि अगर आपको ये मालूम है, एक एग्जांपल देता हूं आपको, जो आदित्य ने बात कह दी है उसको एक एग्जांपल देकर बताता हूं, कुछ चीजें कैसे अनस्पोकन है, एनालिटिकल पॉइंट जो है आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, देखिए, एक किसान है, ठीक है भाई, ठीक है, एक किसान हो गया। अब सोच कर देखिए कि मान लीजिए इसकी कोई बैड हैबिट्स है भी अगर, ठीक है, किसी और पर्पस के लिए पैसा यूज कर सकता है, इसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर भी दिया आपने या किसी तरह से भी पैसा पहुंचा दिया, बट यू आर नॉट श्योर एज टू वेदर इट विल बी एक्चुअली अल्टीमेटली यूज्ड फॉर द पर्पस एक्स, पर्पस के लिए मान लीजिए यूज होता है कि नहीं, और ये अगर आमादा हो कि वाई पर्पस के लिए करेंगे, तो इसमें आप कैसे इंश्योर करेंगे? बहुत डिफिकल्टी है ना, अगर गांव देहात में, रूरल एरिया में, कैसे आप इसे इंश्योर कर पाएंगे कि तुम भाई इसी पे खर्च करो? या तो आप प्रोडक्ट लिंक देंगे तो उसका प्राइस डिस्टॉर्शन का दिक्कत है। तो सबसे अच्छा रास्ता क्या है कि पैसा इसके हाथ में तो दिया जाए, पैसा इसके हाथ में तो दिया जाए, लेकिन कैसे कुछ ऐसा हो जाए कि हमारा इस चीज पे कंट्रोल रहे भाई, कि खर्चा जो वो इधर ही हो, इधर ना हो।
दैट्स अ वेरी वेरी चैलेंजिंग प्रोपोजिशन, इजंट इट? लेकिन यदि आप इस बात को थोड़ा सा आगे चलकर भविष्य में इस बात को जो है मैंडेटरी कर दिया जाए कि अब तुम्हारा भी बैंक अकाउंट है कि नहीं है, तभी तो पैसा पा रहे हो, तुम्हारा बैंक अकाउंट है, और जिस तरफ तुम खर्चा कर रहे हो उसका भी बैंक अकाउंट है, तो आप कैश में ये हम नहीं करने देंगे कि आप इसमें विड्रॉ किए पैसा और कैश में खर्च कर दिए ना, आप बैंक टू बैंक ही ट्रांसफर कर दो इसको, ताकि हमें पता रहे कि पैसा वहीं गया है जहां जाना चाहिए। ऑब्वियसली उसके बाद आप यहां से झूठ मूठ में ये दोनों आपस में मिल गए मान लो, और फिर यहां से कैश निकाल के थोड़ा कमीशन इसको दे दिया, बाकी का खुद वापस ले लिया, तब इसका क्या कर लोगे? ठीक है, नहीं कर पाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन जो जितने स्टेप्स हो सकते हैं उतने स्टेप्स तो किए जा सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा होता है, इनकम टैक्स एक्ट में ऐसे तमाम नियम है जिसमें अगर कोई बिजनेसमैन कहता है कि हमने ये चीज बेची और हमें 100 रुपया मिला और ये हमने खरीदी थी 80 रुपए में, ठीक, तो हमारा 20 रुपया ही टैक्स करिए, पूरा 100 मत टैक्स कर दीजिए भाई, प्रॉफिट टैक्स करेंगे ना, प्रॉफिट पे टैक्स लगाओगे ना, पूरा 100 रुपया वो पे थोड़ा लगाओगे, इतना पैसा गया भी तो है हमारा इसको खरीदने में। तो बोलता है वो ठीक है, हम दे देंगे 80 रुपए पे तुम्हें फायदा, लेकिन ये पूरा का पूरा जो 80 रुपया है वो चेक से गया हुआ होना चाहिए, नहीं तो हम मन पे नहीं करेंगे कि तुमने खर्चा किया है। तो इस तरह से ऐसे तमाम एग्जांपल्स हो सकते हैं जिससे यह चीज इंश्योर की जा सकती है कि जो बेनिफिट है उसका किसी और तरह डाइवर्जन नहीं हो जाए। मोड पर आप अख्तियार कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को नेट में ला सकते हैं, टैक्स नेट में ला सकते हैं। हाँ, आयुष्मान भारत योजना सौरभ जैसे एग्जाम्पल बता रहा है, and I am nobody to, I mean, this is, I am taking these classes in personal capacity, but still I will take due care not to speak anything as to how the schemes are being misused. But you have no idea that even this particular scheme is being heavily misused. Even after so much of government discipline, government जितना बेचारी कर सकती है कर रही है, लेकिन उसके बाद भी आयुष्मान भारत जो है, मतलब मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ लोगों को मैं पर्सनली जानता हूं जिन्होंने मुझे ये चीज शेयर की है, जो नर्सिंग होम और पता नहीं क्या क्या चलाते हैं, और वो बुरी तरह से जो है उसको मिसयूज करते हैं इस स्कीम पे। तो दैट्स ऑल राइट, दैट्स नॉट अवर पर्पस, ठीक है, वो अभी डिस्कशन का पर्पस नहीं है। अभी आपको जानने का पर्पस ये है सिर्फ कि सब्सिडीज जो होती हैं, कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं। नंबर 1 कि सब्सिडीज जो दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, टोटल कितने कितने उस पर दी जाती हैं, कितने प्रोडक्ट्स पर दी जाती हैं, आपका होमवर्क हो गया। आप जान लीजिए कि भाई टोटल सब्सिडीज इतनी है, क्या अभी भी एक्सपोर्ट सब्सिडीज दी जाती हैं, कब वो डिसकंटिन्यू कर दी गई, अभी आज की तारीख में कितने तरह की सब्सिडीज दी जाती हैं, किन प्रोडक्ट्स पर दिया जाता है, फार्मिंग सब्सिडीज का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है टोटल सब्सिडीज में, ठीक है, फ्यूल पे जो सब्सिडी दी जाती है, जो सब्सिडाइज रहता है पैसा, उसका क्या दुष्परिणाम है। सब्सिडीज एक काम और भी करती है ना भाई, दुरुपयोग को भी बढ़ावा दे सकती है, सब्सिडीज की नहीं दे सकती है। मान लीजिए बिजली का बिल फ्री कर दें हम किसान के लिए, किसी किसान के लिए, तो सब लोग उसमें में से पूरा गांव कटिया लगा मार देगा कि नहीं मार देगा, बताओ। वही के कनेक्शन में से जो ट्रांसफार्मर, यही तो होता आया है गांव में, क्या हम जानते नहीं है क्या? सब वही में कटिया मार देगा। कटिया समझते हो ना? कटिया नहीं जानते, इसी में से लेके जो है बल्ब जला लेगा ना। That's what I am saying. तो कटिया मार देगा, कहने का अर्थ है कि अगर आप इसका बिल फ्री कर देंगे इस पर्टिकुलर किसान का, मिस्टर ए का, तो ए से बी सी डी, और वो खुद भी तो इसका मिसयूज करेगा। और फिर इसमें क्या होगा, मजेदार एक चीज जो है, बचपन में हमारे अविनाश इसीलिए पहुंचे यहाँ तक, हम भी है, हम तुम जो है बराबर है। खैर हम नहीं कटिया मारे भक्त, ये सब हम नहीं किए हैं, बता रहे हैं गाँव में ये सब होता था, ठीक है। तो क्या है कि अब अगर होगा क्या कि यहाँ पर जो है एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज है, बस उसके खत्म करें, फिर आज का लेक्चर खत्म करेंगे। थोड़ा काम भी हमको, कल एक लंबी सुनवाई है केस की, तो इसलिए तो गांव भर में ऐसा रहेगा। फिर जो अप्रोच रोड है ना, अप्रोच रोड, मेन रोड हाईवे ये है, तो अप्रोच रोड मान लो ये है, ठीक है, और इसका घर यहाँ पर है, इधर गाँव में आके भाई, जहां से जो है ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और खेत में जो है एक ठो बनाया है मान लो, वहीं से सब खींच रहा है कटिया, जबरदस्त करके ऐसे ऐसे कटिया खींच रहा है। तो यहाँ पर जो हमेशा ना क्या होगा जानते हो, एक दो आदमी यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ चराता रहेगा गाय बकरी यहीं पे चराता रहेगा हमेशा,
वो रोटेशन से ड्यूटी लगता है कि गाय बकरी यहीं चराते रहो, जो भी तुम्हारे पास है, कुछ नहीं है तो बैठ के ताश खेलो वहां पे, है कुछ कुछ करो, जो भी आप हुक्का पानी जो करना सब वही करो। और जैसे ही ठीक है, और जैसे ही कुछ हो वैसे ही वहां से जो है जोर जोर से चिल्लाना शुरू करो कि जो है बिजली विभाग वाले आ रहे हैं तो सब लोग अपना फटाफट फटाफट जो है कटिया जो है उतार देगा। ऐसे होगा? हाँ विपेंद्र, बिल्कुल नहीं, व्हाई नॉट, दिस इज अ जनरल बिहेवियर, यू कांट हेल्प इट। इसीलिए जो है दिल्ली में क्या किया है, दिल्ली में इसीलिए क्या किया है कि एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही, इफ आई एम राइट 300 यूनिट या कुछ ऐसा है, सिर्फ वहीं तक फ्री है, उसके बाद पूरा चार्ज है। तो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, ओके, सब लोग कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही बहराइच में कॉलेज हुआ करता था, ठीक है, वो बहराइच के जो जो सीमाएं हैं उसके एकदम उससे लगा हुआ था, सीमा से लगा, मतलब बाहर शहर की जो सीमा है उससे लगा रहा था, ठीक है। तो फ्लाइंग स्क्वाड चलता था ना उस समय, वो लोग अपने आप को ऐसा मानते थे, महादेव की कृपा अपने ऊपर मानते थे, या जो भी भगवान को मानते हो, वो लोग अपने आप को महादेव की कृपा से जो है वो अभिभूत मानते थे, जिनका एग्जाम सेंटर, चलो नाम नहीं लेंगे कॉलेज का, किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए, फलाना इंटर कॉलेज में अगर पड़ गया है एग्जाम का सेंटर, तो जरूर उनके माता पिता ने और उन्होंने पूर्व जन्म में कोई पुण्य कर्म किए थे। क्यों ऐसा वो क्यों मानते थे? क्योंकि भाई ये इतना दूर था शहर से कि जो है बहुत पतली सी रोड जो है वो जाती थी यहाँ तक, कॉलेज तक, ठीक है। और ये लोग क्या करता था, एक ठो उसको जो है 100-150 रुपया देता था, उस समय 100-150 रुपया ठीक ठाक अमाउंट होता था, सब लोग चंदा लगा के 100-150 रुपया देता था, किसको? इमेजिन करो किसको? ये खिड़कियों पर तो जो लगे थे वो तो लगे ही थे, कौन कौन लगे थे? जो लोग ट्यूशन पढ़ाता था ना बहराइच में, ट्यूशन पढ़ाते थे जो टीचर उचर, वो सब यहाँ खिड़की पे खड़ा होकर सॉल्व कराता था क्वेश्चन, बदमाश लोग उनको जो अपना जो भी मिलता होगा 200-300 रुपया वो सब पढ़ता था, ठीक है। और यहाँ पर कैसे बतावें तुमको, हंसते हंसते दिमाग खराब हो जाएगा। यहाँ पर एक जो वो नहीं लगाता है, उसको क्या बोलते हैं, तांगा, तांगा समझते हो? इक्का, इक्का या तांगा बोलते थे ना हम लोग, घोड़ा गाड़ी समझ रहे हो ना? तो उसका काम ही यही था, ये घोड़ा गाड़ी वाले का 100 रुपया दे दिया था, एग्जाम के सारे दिनों तक 100-150 रुपया उसको रोज मिलता था, वो यहाँ खड़ा रहता था, उसका ये काम नहीं 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 नहीं, वो ये नहीं लाता था, न्यूज नहीं लाता था कि जो है आ गए। अबे भाई उस समय तो जीप वगैरह चलती थी ना, फ्लाइंग स्क्वाड जीप वगैरह से आता था, तो घोड़ा गाड़ी थोड़ा उसका मुकाबला कर सकता है, घोड़ा गाड़ी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। वो यहीं पे पलट देता था ठेलवा अपना, ये रस्तवे में ठेलवा पलट देगा वहीं पे, घोड़वा से घोड़ा बैठा देगा, ठेला वहीं पे पलट देगा, 150 रुपया उसी का था। जब तक यहाँ पर सब ये सब हो हल्ला हो सल्ला, तब तक सब लोग दिखाई पड़ता था यहाँ से, तो सब लोग अपना नदारद हो जाता था। रोड ब्लॉकेज, यस शुभम, तो ये स्थिति है। तो कहने का मतलब कि टू अवॉइड द रिगर्स ऑफ बीइंग कॉट, we as a society, we are genius people and we have our ingenious methods. तो इस तरह से कहने का अर्थ है, वापस मुद्दे पे आते हैं कि सब्सिडीज का रेशनलाइजेशन कैसे होना चाहिए। हमारे कुछ सवाल है, इंटरेस्ट पेमेंट का बर्डन ठीक हो जाए, सब्सिडीज का जो है रेशनलाइजेशन हो जाए, ठीक है। ऐसा भी कहा जाता है कि थोड़ी जो पूरे रीजन में, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके पूरे रीजन में अगर पीस और स्टेबिलिटी प्रमोट होगी, तो डिफेंस पे जो एक्सपेंडिचर है वो थोड़ा, डिफेंस पे जो एक्सपेंडिचर और नेगोशिएशन से अदरवाइज कम किया जा सकता है, इसको प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर में बदला जा सकता है। नंबर 4 क्या किया जा सकता है, जो गवर्नमेंट का साइज है, ध्यान से सुनिए मेरी बात, गवर्नमेंट का जो साइज है सही बात है, फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम, कोई नहीं जो हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम ऑलरेडी है उसी का, इफ वी कैन मेक मोस्ट ऑफ इट, दैट विल बी गुड इनफ, एंड ऑफ कोर्स वी मस्ट कीप लर्निंग, लेकिन वही हो जाए तो बहुत है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज अ गुड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, आई बिलीव दैट, और होगा तो चीजें थोड़ी बहुत सुधरेंगी, कोई उसमें दो राय नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का साइज का अर्थ क्या हुआ कि फर्जी भर्तियां ना की जाएं, लोगों को अपीज करने के लिए, पॉलिटिकल माइलेज के लिए जबरदस्ती नौकरियां ना निकाली जाएं कि ये भर्ती कर देंगे, फलाने को परमानेंट कर देंगे, नहीं। अगर वाकई सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, उस जनरेशन की, उस सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है, तो नौकरियां दी जाए, वरना नहीं दी जाए। और 5वां क्या है कि कभी भी पॉपुलिस्ट मेजर वाले जो बजट्स हैं वो नहीं पेश किए जाएं,
कि किसानों को वो सब्सिडी दे दो, सारा कर्जा माफ कर दो. नो, इफ दे रियली डिजर्व इट, इट्स फाइन, इट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट. आई एम नॉट सेइंग दैट, बट दे शुड नॉट बी, the budget should be an economic document and it should retain its character as an economic document. It should not become a political tool. कुल मिलाकर बात है कि जो है, ये आपको जरूरी नहीं है इन शब्दों में लिखना, बस जाने रहिए कि जो है समीक्षक ने कहा कि जिस समय जिसे कहते हैं बजट में आउटलेस जो वेलफेयर एक्सपेंडिचर के नाम पर, बहुत बढ़िया लाइन है, इसको ध्यान सुनिए, कि वेलफेयर एक्सपेंडिचर के नाम पर, टैक्स हॉलिडे के नाम पर, सबको फर्जी जो है वो रिवार्ड बांटने के नाम पर, क्योंकि इलेक्शन पास आ रहा है, इसे कहते हैं. अरे बहुत शानदार चीज है, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक चीज, अब बता के ही क्लास बंद करूंगा. हालांकि डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, आप कह सकते हैं कि मैंने आपका टाइम बर्बाद किया, लेकिन सुनिए, थॉट प्रोसेस को इवॉल्व करने में आपकी मदद करेगा. आपने एक्सटर्नैलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है ज्यादातर लोगों ने, नए वाले लोग नहीं जानते होंगे, बता देता हूं. एक्सटर्नैलिटी का मतलब ये होता है कि आज आप कोई एक डिसीजन लेते हैं तो आप सिर्फ उसके एक दिए हुए दायरे में ही सोच रहे हैं कि इसके ये फायदे होंगे, ये फायदे ये होंगे. जो आपको नहीं दिख रहा है, ऐसा कुछ बाहर जाके एक्सटर्नल में नुकसान भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है, उसके इफेक्ट जो आपने नहीं सोचा है. तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी हो सकती है और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी हो सकती है. ठीक है, तो किसी अच्छे विचारक ने कहा कि कभी किसी ने जो गुड आइडियाज की जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज है उनके बारे में सोचा है कभी? गजब कॉन्सेप्ट है, सोचिए तो मजा आ जाएगा. अब आप सोचने का जरूरत भी आपको है. क्यों इस तरह फिलोसॉफिकल सोचने की जरूरत क्यों है आपको? लिखो तो चैट बॉक्स में लिखो, तब आगे बढ़े. इसका मतलब एकदम फोकस है आपका. मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सब एकदम सीधे ऐसे ही लिख देगा. वेरी वेल डन, एब्सोल्युटली राइट. इसलिए अब सोचना पड़ेगा. तो कहा गया कि गुड आइडियाज की भी तो कुछ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज होती हैं, और उसका सबसे बड़ा हिस्टोरिकल एग्जांपल क्या दिया गया? क्या कीनीजियन जो आइडिया था वो गलत एग्जांपल था? क्या गलत आइडिया था? क्या ग्रेट डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए सभी इकोनॉमीज को क्या कोई गड़बड़ आइडिया था? बिल्कुल गड़बड़ आइडिया नहीं था. लेकिन इसकी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्या हुई? फिस्कल डेफिसिट, बजट डेफिसिट, फिस्कल इररेस्पॉन्सिबिलिटी. जिन लोगों ने सही स्पिरिट में उसे नहीं लिया, जिन लोगों ने उसको सही स्पिरिट में नहीं लिया, उन्होंने अपना जो है वो बंटाधार कर डाला. ठीक है, इसी प्रकार अब आया वो इंटरेस्टिंग पॉइंट, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज. ये सुना है आपने नाम? क्या होता है भाई यूनिवर्सल फ्रेंचाइज? किसे बोलते हैं? सभी को मताधिकार मिल जाए, यही ना? सबको वोट देने का राइट है. ये क्या कोई गड़बड़ आइडिया है क्या? डू यू थिंक इट्स अ बैड आइडिया? राइट टू वोट सबको मिलेगा, ये तो अच्छा आइडिया है ना अनिल? बिल्कुल सही. अरे 118 तक कौन जीता है विवेक? अच्छा 18 तक, ठीक है, ओके. तो मैं ये कह रहा हूं कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी इज अ गुड आइडिया. यस इट इज, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज इज अ वंडरफुल आइडिया, बट इसकी भी कुछ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है क्या? इसका भी कोई ऐसा अनदेखा दुष्प्रभाव है? कितना बढ़िया, आस्तिक बहुत अच्छा बोला, डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ फूल्स. ठीक है, वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, लेकिन सोचकर देखिए कि भाई यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी का एक नुकसान भी तो है कि अगर गधा गधा लोग सब वोट कर लेगा तो गधा को चुन लेगा, फिर यही तो होगा. एक थाना है, पुलिस थाना है, पुलिस थाने में कितने सिपाही रहते हैं? चलो 100 रख लेते हैं, बहुत ज्यादा. और जो थाने का जुरिस्डिक्शन है उसमें चोर कितने होंगे? चोर और गुंडा मवाली कितने होंगे टोटल? बताओ. अरे अभिषेक क्या बताएं तुम्हें, हम जितना एजुकेटेड लोगों ने सत्यानाश किया है ना इस कंट्री का. कोई बात नहीं, वो फिर कभी. कितना चोर होगा? 200 300 400 500 चोर होगा, है कि नहीं है? यानी 1:5 का तो रेशियो होगा ही. तो ये सब लोग वोटिंग पे उतारू हो जाए कि यहाँ थाना नहीं होना चाहिए, तो थाना हटा दिया जाए, ऐसे तो नहीं होगा. You understand my point? What I want you to drive home, that yes, universal franchise is a very good idea, but unless your society is educated, लोकतंत्र में बस सिर्फ गिने जाते हैं. कितनी बढ़िया बात अविनाश, शाबाश.
तो अनलेस योर सोसाइटी इज एजुकेटेड एंड हैज दैट कॉन्शियंस एंड दैट कॉन्शियसनेस एनफ टू चूज वाइजली, तब तक तो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज हो सकता है कि एक नुकसान कर जाए, आपका नुकसान कर जाए। और अब इन दोनों कॉन्सेप्ट को ऐसे ही नहीं रैंडमली एग्जांपल आपको नहीं बता रहे हैं, अब मैं इन दोनों कॉन्सेप्ट चाहता हूं कि आप दोनों कॉन्सेप्ट्स को जोड़िए, और अब आप पूरी पिक्चर आपको सट से क्लियर हो जाएगी कि बजट के सेशन में आप ये सब क्या बता रहे हैं, आपको हो सकता है मन में आया हो। एक तरफ लिखिए कीनीसियन आइडिया और एक तरफ लिखिए यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। इन दोनों को कौन सी वो जगह है जहां इन दोनों का मिलन होता है? समझे? नहीं समझे हो तो बताओ, कौन लोग समझ गया इस पॉइंट को? क्या हम कह सकते हैं कि यही डॉक्यूमेंट है जहां पर अगर मॉरल्स और एथिक्स जो है वो सही नहीं हो सरकार के, तो बजट एक ऐसा डॉक्यूमेंट हो सकता है जो कि होना चाहिए था इकोनॉमिक, लेकिन इस आइडिया को, इस पर्पस को इन्फ्लुएंस करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या ये बात सही है? एब्सोल्युटली, यू गॉट इट आस्तिक, एब्सोल्युटली राइट। अब आप समझ गए सब लोग जो मैं कहना चाह रहा हूं कि दो अलग अलग नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज मिल सकती हैं, और बजट जो है वो एक इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट होने के बजाय एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट हो जाएगा, और इसे कहा गया क्वाइट स्मगलिंग ऑफ पॉलिटिक्स इनटू इकोनॉमिक्स। अरे पता चला इसी टाइप का कहीं ऐसे उससे में दे दिया तो तैयार है भाई, कि क्वाइट मतलब चुपचाप धीरे से लोगों ने पॉलिटिक्स को इकोनॉमिक्स में स्मगल कर दिया, और पता भी नहीं चला कि कब बजट डॉक्यूमेंट एक इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट के बजाय एक पॉलिटिकल टूल बन गया। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट नाउ? इस पर्सपेक्टिव को दिमाग में रखें और इस प्रकार से एनालाइज करें कौन सी वेलफेयर स्कीम्स हैं, इनके क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। इस प्रकार का एटीट्यूड और पर्सपेक्टिव आपके दिमाग में होना चाहिए एनालिसिस करते समय। आप डिमांड है इस अब यूपीएससी वगैरह की कि आप थोड़ा सा अबव बोर्ड एवरेज से ऊपर आकर थोड़ा सोचना शुरू करें और एक्सपेंड करें अपने आप को। ठीक है, आज इतने पे ही रोक रहा हूं, होमवर्क थोड़ा सा ज्यादा है ऑफिस का आज इसे यहीं पर खत्म करते हैं। बहुत सारी नई चीजें आज आपने देखी, सुनी, जानी होंगी। अब जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें पब्लिक का एक्सपेंडिचर, ये फिजिकल डेफिसिट फाइनेंसिंग पढ़ेंगे हम, फिजिकल पॉलिसी पढ़ेंगे हम। डेफिसिट फाइनेंसिंग और फिजिकल पॉलिसी जब दो हो जाएगा तो फिर हम जो है कोई एक पिछला वाला सही तो पिछला वाला ही, वरना फिर जब नेक्स्ट बजट आएगा वो लेके एक बार एनालिसिस करवा देंगे। तो उससे आपका मुझे लगता है फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यू डोंट वरी, इससे बाहर कुछ ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप एक बात बार बार बोल रहा हूं, मैं फिर से कहना चाहता हूं और आप लोगों से हल्के में न ले रहे हूं कहीं। अब जब आप अलग अलग पक्षों को जान रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ठीक है? अब आप अलग अलग पक्षों को जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? जैसे अलग पक्ष का क्या अर्थ हुआ? मॉनेटरी पॉलिसी आप अलग से समझ रहे हैं, ठीक है? मनी सप्लाई को आप समझ रहे हैं, पब्लिक बिहेवियर को आप समझ रहे हैं, कंज्यूमर बिहेवियर को समझ रहे हैं, मार्केट को समझ रहे हैं, मार्केट मैकेनिज्म को समझ रहे हैं, स्टेट कैसे फंक्शन करता है उसे समझ रहे हैं, वेलफेयर को आप अब धीरे धीरे समझ रहे हैं, ठीक है? बजट के तौर पे फिजिकल जिसे कहते हैं पब्लिक फाइनेंस में आपने क्या क्या पढ़ लिया कि भाई सोशल सेक्टर स्पेंडिंग होती है, इंटरेस्ट पेमेंट होता है, सब्सिडीज होती हैं। जब आपके दिमाग में अलग अलग खाका बनने लगा है, बॉक्सेस अलग अलग बनने लगे हैं, तो अब आप जो भी चीज पहले रटते थे, जो भी चीज, हाँ अनिल, आई डू नॉट नो व्हाई आर यू नॉट एडेड, आई मीन अदर फ्रेंड्स हु आर इन चार्ज ऑफ द ग्रुप, प्लीज टेक नोट ऑफ दिस एंड सी व्हाट एक्शन हैज टू बी टेकन इन दिस। सो व्हाट आई एम सेइंग कि जब अलग अलग बॉक्स अब बन गए हैं आपको, तब आप पहले जो स्कीम्स रटा करते थे ना कि प्रधान जो है यूनियन जो है गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम चल रही है, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कौन कौन सी है, फलाना, मनरेगा, धर्माधर्मा, अब ऐसे नहीं करिए। अब आप इनको उस ब्रैकेट में ले जाके फिट करिए कि ये स्कीम इस सरकार ने इस पर्पस के लिए ये लेकर आई थी सरकार,
ये स्कीम इस पर्पस के लिए, तो अलग अलग जगह जाके लगाइए कौन सा चीज है जो किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन सा चीज है जो इकोनॉमी को किक स्टार्ट करने के लिए किया जा रहा है, कौन सी स्कीम आई है जो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, लेबर की ओवर सप्लाई को डील करने के लिए किया जा रहा है, कौन सा इन्फ्लेशन के लिए है, कौन सा स्टैग्नेशन से बैटल करने के लिए है, कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट के लिए है। इस तरह से आप खाका बना के दिमाग में अलग अलग जगह पर बैठाइए उन स्कीम्स को, फिर आप पाएंगे कि आपको रटना ही नहीं पड़ेगा। आपको एक सिरे से बैठ के 1 2 3 4 5 6 7 8 10 स्कीम चलना, ऐसा नहीं करिए, ठीक है। आपको अलग अलग उसके कॉन्सेप्चुअल वो बना लीजिए, ब्लॉक्स बना लीजिए और उसमें रखिए तो आपको फायदा हो। ऑलराइट, तो मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद, कल मिलेंगे हम। आपको शुभकामनाएं, खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, एंड वी सी यू टुमारो और डे आफ्टर एज द क्लासेस कैन बी शेड्यूल्ड। ओके।